प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेपर बिल्कुल पास में है और आने वाला है। अब आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको आपकी मुश्किल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो के थ्रू जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो ना उनकी मेहनत में चार चांद लगाने जैसी होगी। अगर वो ये वीडियो देखते हैं, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाते हैं और समझते हैं इन टॉपिक्स को, तो वो अपने लेवल से एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। लेकिन बात करें उन बच्चों की जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया, उनका पहला सवाल ही यही है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ये कितनी मोटी बुक है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, समझाया है। और जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने इससे रिलेटेड आसपास के भटकते हुए टॉपिक को भी क्लियर करा है, जिससे आपका बहुत सारा पोर्शन तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी बुक का कुछ कुछ कहीं कहीं से पोर्शन क्लियर हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आपको पास करवा सकता है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं। तो आज की इस वीडियो से दोनों बच्चों के लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ धीरे धीरे करके। अगर आप ये सब देख लेंगे ना क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि पेपर आता कैसे है। तो देखो, पहले ना 10 नंबर के क्वेश्चंस दे रखे हैं। 10 नंबर में देखो कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करना है, तो मैं बताती हूँ। देखो जैसे कि आप सपोज करिए कोई भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे यहीं पर लिखा हुआ है कि मोनोपोली क्या है। तो मोनोपोली क्या है, उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन से कैसे अलग है, और उसके बाद ये सारा पॉइंट में लिखना है, ठीक है, उसके डिटर्मिनेशन लिखने हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको ये आंसर खुद बड़ा बनाना आना चाहिए। कैसे बड़ा बनता है आंसर, देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको मोनोपोली लिख देनी है। मोनोपोली लिखने के बाद उसके फीचर्स, उसके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस को लेके पॉइंट वाइज क्लियर कर देना है कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली लिख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका आंसर बड़ा बनेगा, पेज भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन के पॉइंट्स को लिख दो, डेफिनेशंस को, उसके फीचर्स को, उसकी इंपॉर्टेंस को लिखने के बाद लास्ट में एक कंपेयर करते हुए दिखा दो कि मोनोपोली में ये था और परफेक्ट कंपटीशन में ये था, जिस वजह से ये आपस में अलग हैं। तो यहाँ से फीचर में कंपैरिजन करवा दो, मोनोपोली के फीचर में, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर में कंपैरिजन करवा दो। तो ऐसे करके आप अपने आंसर्स को बड़ा बना सकते हो। ये भी ना एक आर्ट है, एक कला है, ये बहुत रेयर बच्चे ही जानते हैं। तो ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन बड़ा बनाना है, मैं आपको टॉपिक क्लियर करूंगी, आसपास के टॉपिक उससे भटकते हुए क्लियर कर दूंगी। बाकी आपका जो बड़ा बनाना है आप बना लेना, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट करके, ठीक है, जो 4 करने होते हैं और 5-5 नंबर के होते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे ओलिगोपोली है, तो ओलिगोपोली की डेफिनेशन, फिर उसके डेफिनेशन के बाद एक एग्जाम्पल, उसके फीचर, उसकी इंपॉर्टेंस, डिसएडवांटेज लिख सकते हो बड़ा बनाने के लिए, लेकिन लिखना मत, मेरा तो सजेशन यही रहेगा, ठीक है। ऐसे कर करके आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाते हुए ओलिगोपोली के बारे में लिख दोगे, ठीक है। तो इसमें राइट शॉर्ट नोट लिखना होता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ऐसे आ रखे हैं, आप देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। उसके बाद हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप देख लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इन सारे क्वेश्चनों को कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। आखिर इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, और साथ में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सबसे पहले जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, देखो इकोनॉमिक तो आप सभी जानते हो। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा फ्रेमवर्क है जो आउटलाइन करता है कि सोसाइटी कितना प्रोड्यूस कर रही है, कैसे प्रोड्यूस कर रही है, किसके लिए कर रही है, और वो कैसे उन गुड्स को कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पहुंचा रही है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रही है, और साथ ही साथ कैसे उस सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल और सोसाइटी पूरी अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही है और अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है। मैंने क्या बोल दिया, आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं बहुत प्यार से और अच्छे से समझाती हूँ, आप समझना। हम जो ह्यूमन है ना, सबसे पहले मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। हम जो ह्यूमन है ना, उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। हम ह्यूमन की बहुत सारी इच्छाएं हैं। इनको गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, घर भी चाहिए, ठीक है, फिर अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए। तो ऐसे में सवाल आता है, जितनी हमारी इच्छाएं हैं, जितनी हमारी वांट्स हैं, क्या उतने हमारे पास रिसोर्सेज हैं?
इसका जवाब है ना। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे खुद के पास ही, वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। चाहे वो पानी हो गया, चाहे वो बिजली हो गई, चाहे वो लैंड हो गई, हर एक रिसोर्स लिमिटेड है। हमारे यहाँ पे स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी का मतलब कमी है। हम अपनी सारी ज़रूरतों को, सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं। उन लिमिटेड रिसोर्स के सहारे ही हमें अपनी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करना होता है। इसी प्रोसेस को हम एलोकेशन कहते हैं कि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 50,000 रुपये थे, 50,000 रुपये से हम क्या कर सकते हैं? घर खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। 50,000 रुपये को कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे बांटेंगे रिसोर्सेज के अंदर? ठीक है, तो इसी को, जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा नीड को पूरा कर पाए, इसी को एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे थे हम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें एक सोसाइटी, बहुत सारे लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपनी नीड्स एंड वांट्स को कैसे पूरा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती है। इससे बनता है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब है, आप सबसे बड़ी बात समझ चुके हो कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। उन कमी से ही हमें अपनी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करना है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती है जो किसकी वजह से आ रही है? उस रिसोर्सेज की कमी की वजह से आ रही है। हमें सोचना पड़ रहा है आखिर हम क्या प्रोड्यूस करें और कितना करें और किसके लिए करें। ये हमारी 3 मेन प्रॉब्लम्स है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्कार्सिटी की वजह से आ रही है, जो रिसोर्सेज की कमी की वजह से आ रही है, पहला सवाल यही आ जाता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें भाई? हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत कम है, हमारी वांट्स बहुत सारी हैं, तो आखिर प्रोड्यूस क्या करें? जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास एक फार्मर है, फार्मर के पास एक लैंड है, सिर्फ एक ही लैंड है, उनके पास एक ज़मीन है। ठीक है, अब उसी ज़मीन पे उनकी इच्छा है कि वो चावल भी उगा ले, ठीक है, दालें भी उगा ले और गेहूँ भी उगा ले, जिससे उनका मोटा पैसा बन जाए। लेकिन रिसोर्स तो इनके पास एक ही है ना। अब या तो ये वीट उगा सकते हैं या फिर ये राइस उगा सकते हैं। तो ऐसे केस में ये डिसीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, आखिर प्रोड्यूस क्या करें, क्योंकि हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज की कमी है। तो ऐसे में ये डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करें। तो अब फार्मर को सोचना पड़ेगा कि वीट प्रोड्यूस करूं या राइस प्रोड्यूस करूं। यहाँ पे तो सिर्फ एक एग्जांपल है फार्मर का। आप ये पूरे देश के लेवल पे सोच के देखना, हर एक देश के लेवल पे सोच के देखना कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट्स को एंड नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। दूसरी प्रॉब्लम ये है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। तो दूसरी प्रॉब्लम में हम ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा मेथड, प्रोड्यूसिंग का कौन सा मेथड बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट होने वाला है। वही फार्मर का एग्जांपल लेते हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पे भी ना लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं। हमारे पास स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज की कमी है, कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, प्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उन सारे मेथड्स के अपने खुद के एडवांटेज भी हैं, खुद के डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है कि एक फार्मर थे, उनको वीट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अपनी लैंड पे उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है, अब उसी लैंड पे उन्हें वीट प्रोड्यूस करना है, लेकिन उनके पास यहाँ पे मेथड बहुत सारे हैं कि प्रोड्यूस कैसे करें। ठीक है, तो मेथड में सबसे पहला मेथड है क्या? वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करे। लेबर मतलब जहाँ पे लेबर को काम मिल जाएगा, लेबर से काम करवा लिया जाएगा, लेबर उगा देगी वीट को। ठीक है, तो ऐसे में एडवांटेज तो ये होगा कि हमारे देश को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेकिन डिसएडवांटेज ये भी होगा कि काम बहुत टाइम लगा देगा होने में, और उसके बाद ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी हमारे देश की, क्योंकि अच्छी अच्छी मशीनें ग्रोथ के लिए ही तो बनी है ना। ठीक है, तो ऐसे केस में हर एक चीज़ के, हर एक मेथड के अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। ऐसे ही कैपिटल इंटेंसिव में जहाँ पे हम मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में जब मशीनरी का यूज़ करेंगे तो लेबर की कमी, लेबर को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो लेबर की एम्प्लॉयमेंट में कमी आ जाएगी। तीसरा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। टेक्नोलॉजी इंटेंसिव का मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, जैसे कि पिज़्ज़ा हट ने क्या किया, अपने वेटर को रिप्लेस कर दिया था किसके साथ? रोबोट के साथ। अब रोबोट क्या करते थे? वो ऑर्डर
लेते थे, ठीक है। तो ये काम टेक्नोलॉजी के साथ किया जाए तो किसके साथ किया जाए, आखिर कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाए। तो ये वाली दूसरी प्रॉब्लम बनती है कि हाउ टू प्रोड्यूस कैसे करें। तो फिर हम कौन सा मेथड चुनते हैं जो मोस्ट इफ़िशिएंट हो और मोस्ट सेटिस्फाइंग हो, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम हमारी बनती है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, आखिर प्रोड्यूस करे किसके लिए भाई, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऑडियंस रहती है। हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट करें, रिच को करें, पुअर को करें, अडल्ट को करें, बच्चों को करें, किसके लिए हम गुड्स बना रहे हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। आप बहुत बड़े लेवल पे सोचो, ये छोटे मोटे लेवल की बातें मत सोचो, आप बहुत बड़े लेवल पे सोचो कि आखिर हम टारगेट करें किसको। हम रिच पीपल को, अगर हम देखो हमारे देश में ना इनकम इनइक्वालिटी बहुत है, गैप है बहुत बड़ा रिच और पुअर के बीच में। तो हमें उनके लिए बनाना होगा जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है उस चीज़ को खरीदने की। अगर हम लग्जरियस गुड बना रहे हैं तो हमें किसको टारगेट करना पड़ेगा, रिच को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास पेइंग कैपेसिटी है। अगर हम बनाते जा रहे हैं लेकिन हम ध्यान ही नहीं दे रहे किसके लिए बनाना है, तो क्या वो हमारे गुड्स बिक पाएंगे, क्या उनके पास पेइंग कैपेसिटी है। हम बना ही इसलिए रहे हैं ताकि हमें पैसा मिले, प्रॉफिट हो। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये सब सोचना। तो हम रिच के लिए, अगर रिच को टारगेट कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम लग्जरियस गुड्स बनाएंगे। अगर हम पुअर को टारगेट कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम अफोर्डेबल गुड्स बनाएंगे जो वो ले सके और उनके पास उनकी पेइंग कैपेसिटी हो जिसके लिए वो पे कर सके। तो ऐसी ऑडियंस को हमें टारगेट करना है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है कि किसके लिए प्रोड्यूस करें। और चौथी प्रॉब्लम है हमारी चॉइस बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग। चॉइस करना कंजप्शन के बीच में और सेविंग के बीच में, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, रोहन की जो इनकम है वो 4000 रुपीज़ है। अब ऐसे केस में 4000 रुपीज़ में उसे सोचना पड़ जाएगा कि मुझे फ्यूचर के लिए पैसे बचाने चाहिए या अभी करंट की नीड्स को पूरा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट कर रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हो अपनी करंट नीड्स पे, कितना स्पेंड कर रहे हो अपनी करंट नीड्स एंड वांट पे, और कितना सेव कर रहे हो अपनी फ्यूचर के लिए। देखो हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत कम है, यहाँ पे भी ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज तो बहुत कम है लेकिन हमारा फ्यूचर भी तो अनसर्टेन है। फ्यूचर भी तो अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है आगे चल के। फ्यूचर में हमें बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, बहुत सारा पैसा चाहिए लगे, तो ऐसे में हमें सेविंग के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तो चॉइस करना, कितना कंज्यूम करें और कितना सेव करें, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ये तो हुआ आपका पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। आखिर लॉ ऑफ डिमांड क्या है, और उसको डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व की मदद से समझाना भी है। और ये दोनों क्या होते हैं, डिमांड शेड्यूल क्या होते हैं, डिमांड कर्व क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, हर चीज़ का लॉ होता है, ग्रेविटी का लॉ होता है, ऐसे डिमांड का भी लॉ है एक, ठीक है। डिमांड का लॉ ये कहता है कि डिमांड का लॉ सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बताता है प्राइस के बीच में एंड डिमांड के बीच में। ये बोलता है, डिमांड का जो लॉ है ना, ये बोलता है प्राइस एंड डिमांड के बीच में पक्का कुछ घोटाला है, इनके बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, इनके बीच में कोई रिलेशन है। मुझे तो लग रहा है कहीं प्राइस डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप में तो नहीं है। हाँ, इनवर्स रिलेशनशिप में ही है। तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सा क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब अपोजिट, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे कि टमाटर का भाव बीच में बढ़ा था, बीच में बहुत ज़्यादा टमाटर महंगे हो गए थे। तो जैसे प्राइस महंगा हुआ किसी भी कमोडिटी का, तो ऑटोमेटिकली जो हम कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो डिमांड कम कर देते हैं, फिर उस चीज़ की मांग नहीं करते हम, फिर हमें नहीं चाहिए होता है क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं, हम अपनी सब्जी में कम टमाटर डाल लेंगे। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो हुआ ना अपोजिट रिलेशनशिप, एक दूसरे के बीच में, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है। इनवर्स रिलेशनशिप है, बिल्कुल नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, इनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। वैसे ही अपोजिट कर देते हैं, जैसे कि टमाटर का भाव था, अब वो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया।
टमाटर का भाव बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, तो अब क्या करेंगे लोग, अपनी सब्जी में ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर डालेंगे, उसकी बहुत सारी डिमांड करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप को बताता है, किसके बीच में, प्राइस के बीच में एंड डिमांड के बीच में, ठीक है। इन दोनों के रिलेशनशिप को बताता है, जो कि क्या है, इनवर्स है, नेगेटिव है, अपोजिट है, ठीक है। ये हुआ लॉ ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, कि इसके फीचर क्या है। तो अब देखो, क्वेश्चन में तो नहीं बोला था ना कि लॉ ऑफ डिमांड में आप फीचर बताओ, उसने तो सिंपल बोला था कि लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करिए, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व को बताइए। लेकिन हमें, क्योंकि हम भाई कॉलेज वाले बंदे हैं, तो हमें तो आंसर बड़ा बनाना है, तो लॉ ऑफ डिमांड लिख दोगे आप। उसके बाद आप यहाँ पे, मैंने एग्जाम्पल लिखा नहीं, आप पूरे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। फिर ये वाला डायग्राम के थ्रू ऐसे ग्राफिकल उसमें समझा सकते हो, उसके बाद उसके फीचर लिख सकते हो। ऐसे करके बहुत बढ़िया सा अच्छा सा आंसर आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं फीचर की। तो सबसे पहला फीचर तो यही बताता है, प्राइस एंड डिमांड के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। दूसरा, सेट्रिस पैरिबिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, लॉ ऑफ डिमांड एक कंजप्शन पे चलता है। लॉ ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल है जब सारे फैक्टर, जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब देखो, अब ये जो टमाटर वाला मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही टेस्ट में टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो महंगाई में भी लेगा, चाहे प्राइस बढ़ रहा हो, वो डिमांड ज़्यादा करेगा ही करेगा। तो ऐसे फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना होता है, इनसे बोलना पड़ता है, चुप बच्चों, चुप बैठे रहो, शांति से बैठे रहो इस सोफे पे, आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। तो मतलब डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जो हमारे अदर फैक्टर्स होने वाले हैं, जैसे कि टेस्ट हो गया या फिर इनकम हो गया, इनकम की मैं बात करूं, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसे प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्राइस कितना भी महंगा हो जाए टमाटर का, वो टमाटर खरीदेगा ही। तो ऐसे केस में दोनों को डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, इनको बोलना पड़ता है, बेटा चुप रहो तुम, ठीक है। तब ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो पाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड का दूसरा फीचर ये है कि यहाँ पे हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। तीसरा फीचर है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है कि हम ये सोच के चलते हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो रैशनल होने वाला है। रैशनल मतलब वो लॉजिक के साथ, समझदारी के साथ थिंकिंग करेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा। जैसे कि प्राइस बढ़ा तो उसने क्या कर दिया, डिमांड कम कर दिया। उसने अपने बजट को देखा, उसने अपने प्राइस को देखा कि बहुत महंगा है, मैं नहीं लूँगा। तो ऐसे केस में, लॉ ऑफ डिमांड के केस में, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो बहुत ज़्यादा रैशनल है, समझदार है, वो सही तरीके से सोच समझ के डिसीजन ले रहा है। तो ये भी इसका एक फीचर है। अब चौथा फीचर ये कहता है कि जो डिमांड का कर्व होता है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, इसका जो कर्व होता है ना, वो डाउनवर्ड की तरफ होता है, डाउनवर्ड की तरफ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। तो ये थे इसके फीचर। अब बात करते हैं डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं। देखो, डिमांड शेड्यूल ना एक टेबल है, टेबल की फॉर्म में जब हम शो कर देते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप, तो उसको बोल देते हैं डिमांड शेड्यूल। अगर हम कर्व की फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में शो कर देते हैं, तो हम बोल देते हैं इसको डिमांड कर्व, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल में कुछ नहीं, हमने टेबल बना दिया और इन दोनों के रिलेशनशिप को बता दिया कि इन्वर्स है, इनके बीच कुछ चल रहा है, तो ये हो गया डिमांड शेड्यूल। वहीं अगर हमने ग्राफ बना के सारी सोसाइटी को दिखा दिया, इनके बीच में कुछ चल रहा है, तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे डिमांड शेड्यूल में लिखा हुआ है कि प्राइस अगर 500 था, किसी भी चीज़ का प्राइस 500 था, तो हम क्या खरीद रहे थे, सिर्फ उसकी एक ही क्वांटिटी खरीद रहे थे, हमें एक ही चाहिए भाई, 500 रुपये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे ही प्राइस कम हुआ और 200 पे आया, तो हमने उसकी क्वांटिटी 3 कर दी कि अब तो हम 3 खरीदेंगे। जैसे ही प्राइस और कम हुआ, जैसे प्राइस कम हुआ, वैसे वैसे डिमांड बढ़ गई, वैसे वैसे डिमांड बढ़ गई। तो अब हम 100 पे 4 खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ को मैंने यहाँ पे प्लॉट करा है। सपोज आप मान के चलो कि जब प्राइस बहुत हैवी था, यहाँ पे बहुत हैवी है, 500 है, तो हमने एक क्वांटिटी खरीदी, ठीक है। फिर हम नीचे आए, जैसे ही प्राइस कम हुआ, फिर हमने अपनी डिमांड को बढ़ा के यहाँ कर दिया। फिर और कम हुआ प्राइस, तो यहाँ करके यहाँ कर दिया। फिर इनकी बिंदु को जब जोड़ा, तो ये बन गया हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। अब जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में पूछा है सप्लाई क्या होती है, ये स्टॉक से कैसे डिफरेंट है। अगर इसको आपको बड़ा बनाना है, तो मैं वही कह रही हूँ, सप्लाई के बारे में लिखो, एग्जाम्पल लिखो, फीचर लिखो, उसके इंपॉर्टेंस लिख दो, पॉइंट वाइज करके लिख दो, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब सप्लाई किसे कहते हैं,
देखो एक मार्केट है, मार्केट के अंदर जो हमारे प्रोड्यूसर भाई साहब हैं, ये अपनी कुछ भी बना रहे होंगे, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होंगे, अपनी बिजनेस कर रहे होंगे। उसके बाद जब ये प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करके ये मार्केट में सामान को ऑफर कर रहे हैं बेचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई। तो सप्लाई मतलब ऑफर टू सेल, कुछ ऐसा सामान जो उसको हम ऑफर कर रहे हैं सेल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर कितना इच्छुक है अपने सामान को ऑफर करने में मार्केट के अंदर जितना वो सामान पहुंचा रहा है सेल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सप्लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे पानी की सप्लाई आती है ना, घर में पानी आ रहा है, वो उसी से समझ लो पानी आ रहा है, तो इसका मतलब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? मार्केट में सामान को छोड़ रहा है सेल करने के पर्पज से। ठीक है, और वो विलिंग भी है, ठीक है, कंज्यूमर को अवेलेबल करवा के दे रहा है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं सप्लाई। अब बात करते हैं कि स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, स्टॉक का मतलब होता है जो सामान हमारे पास रखा हुआ है, जैसे प्रोड्यूसर के पास सामान रखा हुआ है उसके वेयर हाउसेस में, तो वो होता है स्टॉक। ठीक है, अब उसी सामान में से ये क्या करेगा, जो हमारे प्रोड्यूसर भाई साहब हैं, ये क्या करेंगे? अपने इसी सामान में से ना कुछ पोर्शन, छोटा सा पोर्शन क्या कर देंगे? मार्केट में छोड़ देंगे सेल करने के लिए। ये रहा हमारा मार्केट, इसमें सेल करने के लिए छोड़ दिया इस सामान को, तो उसे क्या बोल देते हैं? यहाँ पे आकर उसे बोल देंगे सप्लाई हो गई। ठीक है, तो स्टॉक एक बड़ी चीज़ है, सप्लाई एक छोटी चीज़ है। ठीक है, तो अब चलो पढ़ लेते हैं कि स्टॉक क्या है एंड सप्लाई क्या है। तो स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है, इस वक्त मौजूद है, उसे ही बोलते हैं स्टॉक। और वो क्वांटिटी, सप्लाई मीन्स वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर रेडी है सेल करने के लिए डिफरेंट प्राइजेस में मार्केट के अंदर, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन ही लिख दो। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है पॉइंट ऑफ टाइम। देखो, जो हमारा स्टॉक है ना, हम उसको कैसे काउंट करेंगे? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक कितना है हमारे पास, हम यही तो बोलेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना स्टॉक मेंटेन है, हमारे पास कितना स्टॉक है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको काउंट किया जाएगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कि हमारे पास 23 दिसंबर को इतना इतना स्टॉक था हमारे वेयर हाउसेस में। लेकिन यहाँ पे जब मैं सप्लाई की बात करूँ, तो इसमें क्या, हम जब काउंट करेंगे तो पीरियड को काउंट करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं करेंगे। आप खुद ही सोच के देखो, मार्केट में कोई भी सामान आया है तो हम क्या बोलेंगे? इस पीरियड ऑफ टाइम में वो कितना सेल होगा, एक महीने के अंदर या एक हफ्ते के अंदर हमने कितना वो सेल हो जाएगा। आज आया और आज ही ख़त्म हो जाए, अभी ख़त्म हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे हम पीरियड ऑफ टाइम को काउंट करते हैं और यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम को काउंट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक कैसे इकट्ठा होता है, कैसे क्या क्या होता है स्टॉक के अंदर। देखो, जो हमारा पुराना स्टॉक बच चुका है प्रीवियस क्वांटिटी में, जो अनस्टोल्ड क्वांटिटी है, जो बिका ही नहीं था, जो पहले बिका ही नहीं था, वो होगा। ठीक है, और आज की डेट में जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे, उन सबको मिला के हमारा पुराना और नया, इन दोनों को मिला के हमारा स्टॉक बन जाएगा आज का। लेकिन ये जो होती है ना सप्लाई क्या होती है? इस स्टॉक का थोड़ा सा पार्ट होता है जो लाया जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, उसको फिर सेल किया जाता है। तो हमारा जो स्टॉक होता है ना, वो किस पे डिपेंड होता है? हमारे प्रोडक्शन पे, हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्राइस का प्रोक्योरमेंट क्या है, और साथ ही साथ कितनी कॉस्ट आ रही है, इसके हिसाब से हम एक स्टॉक को कलेक्ट करते हैं, इतना स्टॉक हमारा होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ सप्लाई की, तो सप्लाई कैसे होती है मार्केट में? प्राइस एंड डिमांड को देखते हुए मार्केट में सप्लाई की जाती है। वो किस पे डिपेंड होती है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे और डिमांड पे। जितना जितना प्राइस बढ़ता है उतनी सप्लाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, और जैसे ही डिमांड बढ़ती है वैसे ही सप्लाई घट जाती है। तो इसके साथ क्या है? डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब बात करूँ इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज का, तो देखो, अगर प्राइस में कुछ भी चेंज होता है तो इससे हमारे रखे हुए वेयर हाउस में रखे हुए स्टॉक पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस चेंज होता है तो सप्लाई में ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाती है और प्राइस के घटने से सप्लाई भी घट जाती है। तो ये वाला रिलेशन होता है।
ठीक है, तो अब समझ में आया। अब बात करूं कंज्यूमर सरप्लस की, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है उसके लिए समझते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में आपने एक बहुत बढ़िया, बहुत डिलीशियस आइसक्रीम देखी, ठीक है, आपने देखा कि अगर ये 200 रुपये में भी आएगी ना तो मैं लेने को तैयार हूँ, मैं इसको 200 रुपये भी देने को तैयार हूँ, इस आइसक्रीम के लिए मैं 200 रुपये भी खर्च कर दूंगा, पर आज तक खा के ही रहूँगा। ठीक है, तो आपने जो आपके मन ने क्या डिसाइड किया, प्राइस 200 रुपये, लेकिन आइसक्रीम ये निकली 100 रुपये की। अब आपसे पूछा जाए अगर ये 200 रुपये की होती तो क्या आप लेते, तो आपने बोला हाँ। इसका मतलब ये कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस वो डिफरेंस है जो एक कंज्यूमर विलिंग है पे करने के और एक्चुअली में जो पे कर रहा है उसके बीच का डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। नहीं समझ में आया, समझने के लिए सिर्फ इतना समझो, आइसक्रीम जगह मैंने घड़ी बना रखी है, ठीक है, एक घड़ी थी, इसको बहुत पसंद आती है, ये चाहता है कि मैं इस घड़ी के 500 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, पर एक्चुअल में ये घड़ी होती है, इसका मार्केट प्राइस होता है 300 रुपये। तो बाकी का ये जो इसे क्या कितने का फ़ायदा हो गया, 200 रुपये का फ़ायदा हो गया। ये चाहता तो इस घड़ी के 500 रुपये देना था, लेकिन मार्केट प्राइस क्या थी, 300 रुपये थी। अब इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो आया 200, जो कि है कंज्यूमर सरप्लस। तो वही मैंने लिखा है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, वो प्राइस होता है जो कंज्यूमर विलिंग टू पे है, विलिंग टू पे, उसकी इच्छा है पे करने की, लेकिन वो एक्चुअली में जो पे कर रहा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। देखो कंज्यूमर सरप्लस से ना हमें परचेजिंग के वक्त जब भी हम कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उसके परचेजिंग में हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, बेनिफिट की फॉर्म में मेजर करते हैं। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन में सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि इसको मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब आप खुद ही सोचो, हर एक कंज्यूमर जो होगा वो अलग अलग कंज्यूमर होगा, ठीक है, हर एक की जो परसेप्शन होगी, जो विलिंग पावर होगी वो अलग अलग होगी। फिर हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो सबसे पहली डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट ही लिमिटेशन है, क्योंकि हमें सबकी कंज्यूमर सरप्लस मेजर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सबकी नॉलेज अलग अलग होती है, सबकी परसेप्शन अलग अलग होती है, तो इसको मेजर करना भी डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा, हम ये मान के चलते हैं, ये भी इसकी लिमिटेशन है कि जो कंज्यूमर है ना वो हमेशा रैशनल बिहेवियर ही करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ, बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ ही वो बिहेव करने वाला है। इसमें यह जूम कर लिया जाता है कंज्यूमर सरप्लस में। जब हम कंज्यूमर सरप्लस की कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये एज्यूम करके बैठ चुके होते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो रैशनल बिहेव ही करने वाला है। क्या पता वो जब वो सामान खरीद रहा हो तो वो उसके रैशनल बिहेवियर ना करे, इन रियलिटी वो ना करे, क्या पता उसके मन ने कि किसी इच्छा ने, किसी इम्पल्स ने कह दिया कि तुम सामान खरीद लो, उसने खरीद लिया जल्दबाजी में, उसने नई रैशनल बिहेवियर यूज़ किया वहाँ पे, तो ये भी इसकी दूसरी लिमिटेशन होती है। तीसरे की डिफ़िकल्ट टू एग्रीगेट मतलब इसको इकट्ठा करना भी डिफ़िकल्ट है। कैसे, सपोज कि एक कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी शॉप की हमें क्या निकालनी है, कंज्यूमर सरप्लस निकालनी है कि इस कॉफ़ी शॉप की कैलकुलेशन करो कंज्यूमर सरप्लस कितनी होनी है। अब इस कॉफ़ी शॉप में बहुत सारे कस्टमर्स आए होंगे, पूरे दिन भर में कितने सारे कस्टमर्स आए होंगे, है ना। हम अगर ये बोले कि इन कंज्यूमर सरप्लस की एवरेज निकाल दो तो वो निकल सकती है, उसको डिफ़िकल्ट नहीं होगा फिर मेजर करना या फिर कैलकुलेट करना। लेकिन हज़ारों कस्टमर आए हैं, अब हज़ारों की कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करना, एग्रीगेट निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये भी इसके लिमिटेशन होती है। हम नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि कंज्यूमर सरप्लस की कैलकुलेशन में हम ये मान के चलते हैं, ये मान लेते हैं, पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो कंज्यूमर है वो एक ही मार्केट से सामान ले रहा है, वो एक ही मार्केट से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है और एक ही मार्केट में गया है। तब कि ऐसा नहीं होता, वो मल्टीपल प्रोडक्ट खरीद सकता है, दिन भर में मल्टीपल मार्केट्स में जा सकता है। तो ये भी अज्यूम जो हम करके बैठे हैं, ये भी एक लिमिटेशन होती है किसकी, कंज्यूमर सरप्लस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं और उसकी क्या अजम्पशन होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिफरेंस की। इंडिफरेंस का मतलब, डिफरेंस का मतलब अलग अलग होता है ना, तो इंडिफरेंस का क्या होगा, इंडिफरेंस मतलब सेम। तो ऐसा कर्व जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। कर्व से तो आप समझ ही गए होंगे, कर्व मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, दो कमोडिटीज़ की, दो प्रोडक्ट की जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं उसे ही हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, जो हमें क्या दे रही होती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही होती हैं या फिर यूटिलिटी दे रही होती हैं। ठीक है,
समझ में आया इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि सपोज कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आप ही हो, आपको एक कमोडिटी है हमारे पास कॉफ़ी और एक कमोडिटी है हमारे पास टी, एक है चाय और एक है कॉफ़ी। तो ये जो पर्सन है ना, सपोज कि मान लेते हैं कि एक हफ्ते में अगर ये 2 कॉफ़ी पीता है और 20 कप चाय के पीता है, तो जो इस लेवल की, जो इसकी लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वही अगर ये कॉफ़ी को बढ़ा दे, 4 कर दे और टी को 12 कर दे, तो इस लेवल पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, वो इस लेवल की सेटिस्फेक्शन के बराबर है। चाहे इसको 2 कॉफ़ी या 20 कप मिल जाए चाय के, ठीक है? जो उससे सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल रही है ना, वही मिलेगी अगर हम इसे कॉफ़ी को बढ़ा के 4 कर दें और टी को घटा के कम कर दें। तो मतलब हर एक लेवल पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अगर इसको मिल रही है 2 कमोडिटीज़ के साथ, तो इसी की रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 8-2 पे भी उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है जो उसे 2 और 20 पे मिल रही थी। ठीक है, अब इनडिफरेंस कर्व जो होता है ना, वो कैसे बनता है देखो। अब देखो इसको हम कैसे कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 20 चाय थी, तो 20 चाय की और 2 हमने कॉफ़ी कर दी। फिर हम घट के 12 पे आ गए, तो फिर यहाँ पे हमने 12 को यहाँ पे इंडिकेट किया और उसके बाद हमने कॉफ़ी को बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर देखो मैं यहाँ पे आपको बना के बताती हूँ। ये रही चाय, ये रही कॉफ़ी। उसके बाद हम घट के 12 पे आए, 12 पे आए तो हमारी कॉफ़ी बढ़ गई। ठीक है, फिर हम 6 पे आए तो हमारी चाय भी 6 हो गई। फिर हम किस पे आए, 8 पे आए तो हमारी चाय 2 हो गई। तो इन पॉइंट पे ऐसे करके हम मिला देते हैं, बन जाता है हमारा कर्व। ठीक है, और ये जो कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो इसके फीचर या प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि ये कैसी शेप का होता है। कॉन्वेक्स शेप्ड का होता है, ओरिजिन से कॉन्वेक्स शेप का ये होता है। ठीक है, और ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर यहाँ पे हम और कमोडिटीज़ का कर्व बना देना तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम है सबके साथ। अगर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता ना, तो शायद ये इंटरसेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, इस वजह से ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कर्व हमेशा डाउनवर्ड की तरफ होता है, ठीक है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा कॉन्वेक्स शेप्ड का होता है। लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जितना हायर कर्व होगा, अभी कर्व कहाँ पे था, तो ये जो कर्व है ना, ये अभी यहाँ पे है, और जितना हायर होगा ना, वो उतना ही हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। यही लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि हायर कर्व क्या शो करता है, हायर यूटिलिटी, हायर सेटिस्फेक्शन को शो करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अजम्पशन की। अजम्पशन में देखो, इनडिफरेंस कर्व की अजम्पशन में सबसे पहली अजम्पशन है, क्या हम अजम्पशन करके चलते हैं कि ये रैशनैलिटी पे बेस्ड है। रैशनैलिटी मतलब वही कि जब हम इनडिफरेंस कर्व की कैलकुलेशन कर रहे हैं, रैशनैलिटी मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे कंज्यूमर रैशनल है, वो हमेशा रैशनल बिहेव करेंगे। सेकंड है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब हम ये मान के चलते हैं कि उसको पूरी तरह से पूरी नॉलेज है अपनी कमोडिटीज़ की, अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, जैसे कि एक लड़की है प्रिया, वो क्या करती है, मोबाइल फ़ोन की शॉप पे जाती है, और अगर ये जा रही है ना, तो हम ऐसा मानते हैं कि इसको सारे मोबाइल फ़ोन के रेट पता होंगे, इसको पता होगा पहले से ही, फिर ये कंपैरिजन कर सकती है अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी कमोडिटीज़ के साथ। तो ये भी अजम्पशन है कि ये पूरी तरह से इसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अजम्पशन ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस प्रिया पे इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे इसकी इनकम ज़्यादा हो जाए, चाहे इसकी इनकम कम हो जाए, इसको अपनी कमोडिटीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसे पसंद है और ये लेगी मतलब लेगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका सिंपल सा सिर्फ इतना मतलब है कि एक प्रोडक्ट है ए और एक प्रोडक्ट है बी। अब हमारे पास ए के 3 प्रोडक्ट थे और बी के 2 प्रोडक्ट थे। ठीक है, तो जैसे जैसे ए प्रोडक्ट का कम कर रहे हैं हम, जैसे कि हमने इसको 2 कर दिया और इसको क्या कर दिया, इसको 3 कर दिया, तो यहाँ पे हम खुश रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे खुश रहेंगे सब्सटीट्यूट करते वक्त। लेकिन जैसे ही ये और ज़्यादा कम होगा, एप्पल 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो वो फिर यहाँ पे जो ये रेट होगा ना, घट जाएगा, हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो घट जाएगा।
ठीक है, तो एक ये भी अजम्पशन मान के हम चलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनल प्रेफरेंस। ऑर्डिनल प्रेफरेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि हम हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में काउंट नहीं कर सकते। ऑर्डिनल प्रेफरेंस का मतलब हम प्रेफरेंस कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे रखा हुआ है सेब, हम ये नहीं बता सकते ये सेब हमें कितना पसंद है, कितना इसको हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। 3 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसे खा के या 5 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसे खा के, नहीं, ये नहीं बता सकते। हम इसको बता सकते हैं हाँ ये केले से ज़्यादा अच्छा है, केले से ज़्यादा मुझे सेब पसंद है। हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि इस वाली चीज़ से ज़्यादा ये पसंद है। हम ये मान के चलते हैं, अजम्पशन लेकर चलते हैं डिफरेंस कर में कि ऑर्डिनल प्रेफरेंस बेस्ड होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द वेरियस टूल्स, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बतानी है जब वो प्राइस को डिटरमाइन कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है प्राइस सीलिंग का। प्राइस सीलिंग किसे कहते हैं? देखो, प्राइस सीलिंग मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी नाक ऊंची करके प्राइस को सेट करने निकल पड़ती है। अब प्राइस कैसे सेट होते हैं, कैसे चीज़ों को सेट करते हैं? देखो, प्राइस सीलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें देखा जाता है कि हमारे जो प्यारे प्यारे से कंज्यूमर्स हैं ना, हमारे प्यारे प्यारे से, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उनका नुकसान ना हो, वो चीज़ें खरीद सके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्राइस सीलिंग जैसे कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइस सीलिंग क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट कूदती है अपने आप से और चीज़ों का मैक्सिमम प्राइस रख देती है। कोई भी कमोडिटी होती है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस रख देती है। कहने का मतलब हमारे पास ना एक सप्लायर था, अब सप्लायर था, ठीक है, मतलब ये सेलर था, ये क्या था, सेलर था, सप्लायर था जो अपने माल को सेल कर रहा था। इसने क्या कर दिया, 100 रुपये प्राइस रख दिया किसी भी चीज़ का। तो अब कंज्यूमर को क्या लगा, सस्ता की जगह बहुत ज़्यादा महंगा लगा कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। और गवर्नमेंट को भी दिखा कि ये लूट मार मचा रखी है, इसने प्राइस को बहुत महंगा रख रखा है। तो गवर्नमेंट ने टांग घुसाई अपनी इसके अंदर, देखो कितनी बड़ी टांग है, इसने घुसाई और चीज़ों को मैक्सिमम प्राइस रख दिया। अब यहाँ पे मैक्सिमम से ना कंफ्यूज हो जाती है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइस को ज़्यादा नहीं कर रही है बल्कि कम कर रही है। देखो, मैक्सिमम से याद रखना, जो सीलिंग है ना, सीलिंग, सी से, सीलिंग में से निकालो सी और मैक्सिमम से निकालो मैक्स। मैक्सी, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैक्सी का प्राइस कम कर रही है, मैक्सी को सस्ते दाम में बेच रही है। अब कैसे, देखो, अब मैक्सी से याद रखना कि गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्सिमम प्राइस सेट करती है। इसका मतलब गवर्नमेंट प्राइस को कम कर रही है। यहाँ पे क्या कर रही है, सप्लायर जो 100 रुपये का बेच रहा था ना, अब उसने, गवर्नमेंट ने उसे 80 का कर दिया ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंज्यूमर इससे सामान खरीद सके। तो यही होता है प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट। प्राइस सीलिंग कॉन्सेप्ट में क्या करती है, गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस को सेट कर देती है। अब यहाँ पे ना सेलर बेअंधाधुन होके प्राइस को नहीं सेट कर सकता और बायर को लूट नहीं सकता, ठीक है, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। इसमें इस चीज़ का पर्पस क्या है, गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है, ताकि जो भी इसेंशियल गुड है, ज़रूरतों के सामान है, नेसेसिटी गुड है, वो मोर अफोर्डेबल प्राइस पे अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा सके, वो खरीद सके। क्योंकि गवर्नमेंट बनाई ही किसके लिए है, वो सारे लोगों का भला सोचे, इसलिए ही तो बनाई है ना। ठीक है, तो जब ऐसे काम वो तब करती है जब इन्फ्लेशन का टाइम हो, शॉर्टेज हो या फिर नेचुरल डिसास्टर हो, तो गवर्नमेंट उस चीज़ का प्राइस को सेट कर देती है। अब ऐसे केस में जब प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट आता है ना, तो ऐसे केस में ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट जो हमारा सेलर होता है वो चिपकाने लगता है। कैसे, क्योंकि उसका माल जो है सस्ते में बिक रहा है, ठीक है, सस्ते में बिक रहा है तो वो अपने माल को छुपा छुपा के रखेगा, फिर और महंगे दामों पे और किसी बनिए बनिए को किसी को बेचेगा। इसलिए बेचेगा कि तुम मेरे माल को बिकवा दो, शॉर्टेज कर दो मार्केट, मतलब महंगे से महंगे दामों पे भी खरीद सके। तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है, इससे करप्शन भी बढ़ जाता है। और ऐसा होता है कि मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया जब गवर्नमेंट ने कम प्राइस कर दिया, इसकी वजह से जो सेलर होता है ना, वो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट चिपकाने लगता है कस्टमर पे। तो ये हो गया प्राइस सीलिंग। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका कर्व देख लेते हैं। इसका कर्व क्या कहता है, देखो इसको समझते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। एक जा रही है सप्लाई का कर्व, ये जा रहा सप्लाई वाली लाइन, ये जा रही है डिमांड वाली लाइन, ठीक है। अब क्या हुआ, सप्लायर ने, जो सेलर था, उसने प्राइस इतने रख रखे थे तो डिमांड इतनी हो रही थी, ठीक है। ये जो पीली वाली लाइन है ये किसकी है, कि पहले जो सप्लायर ने प्राइस रखा था और डिमांड कितनी हो रही थी उसकी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट कूदी, गवर्नमेंट की रेड लाइन है, उसने क्या किया,
प्राइस को कम कर दिया। प्राइस कम होने से देखो डिमांड यहाँ तक बढ़ गई, डिमांड कहाँ तक बढ़ गई, यहाँ तक बढ़ गई। लेकिन अब सप्लायर को तो अपना सामान दुबकाना है, ब्लैक मार्केटिंग करनी है, क्योंकि भाई अब तो वो सस्ते दामों पे बिक रहा है, अब तो वो मार्केट में निकालना नहीं चाहता। वो सोच रहा है जब महंगा होगा प्रोडक्ट तब बेचूंगा। तो सप्लाई का कर्व कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो सप्लाई वो इतनी ही कर रहा है, डिमांड इतनी हो रही है, डिमांड कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, लेकिन वो सप्लाई कितनी कर रहा है, इतनी कर रहा है। तो ऐसे केस में ये क्या बन रहा है, शॉर्टेज बन रही है, माल यहाँ पे है ही नहीं मार्केट के अंदर। तो यही होता है प्राइस सीलिंग का कर्व, ठीक है। तो ऐसे केस में शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्लोर प्राइसिंग की। फ्लोर प्राइसिंग किसे कहते हैं, देखो फ्लोर प्राइसिंग का मतलब उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट किसके लिए कूदेगी, अपने सेलर के लिए कूदेगी, सेलर का भला चाहेगी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेट कर रही है। मिनिमम प्राइस सेट करने का मतलब प्राइस को ज़्यादा कर रही है, ठीक है। मिनिमम कैसे, अब यहाँ पे वो सेलर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो कहती है जैसे कि फार्मर हो गए, फार्मर को वो सस्ते दामों में फार्मर बेच रहे हैं, अपने अनाज को 50 रुपये में बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट आके कूदती है और बोलती है नहीं तुम 50 में नहीं बेच सकते, तुम 80 में बेचो, ठीक है। फार्मर को इनकरेज करने के लिए, सप्लायर के बारे में सोचते हुए, उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए उसके माल को 80 में बेचने के लिए बोलती है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम प्राइस उसने सेट कर दिए, 80 होने ही चाहिए। अब इसने ऐसा क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि उस कॉमोडिटी का प्राइस उस लेवल से नीचे गिरा हुआ था। इसने मिनिमम प्राइस सेट कर दिया, इतना तो भाई होना ही चाहिए तुम्हारा प्राइस, इससे नीचे बेच रहे हो तो बेकार है, इतने नीचे दर में वस्तु नहीं बिकती, ठीक है। तो अब आप समझते हैं फ्लोर प्राइसिंग के कर्व को। अब ध्यान से समझो, सेलर है ना वो येलो वाली लाइन का है। सेलर ने इतना प्राइस अपना सेट करा था, इतना सेट किया था, जिसमें जो सप्लाई हो रही थी वो इतनी हो रही थी और डिमांड भी इतनी हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हो रही थी डिमांड, इतनी डिमांड हो रही थी इतने प्राइस पर। लेकिन जब गवर्नमेंट कूदी, गवर्नमेंट ने अपनी नाक घुसाई, तो क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस बढ़ा। प्राइस बढ़ने के बाद अब हमारी डिमांड घट गई, डिमांड घट गई। डिमांड कितनी हो गई, इतनी हो गई। ये रेड वाली लाइन डिमांड की है, डिमांड इतनी हो गई। डिमांड तो कम हो गई, लेकिन अब देखो सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई कैसे ज़्यादा है, देखो यहाँ पे ऊपर देखो, ये सप्लाई का है, यहाँ तक सप्लाई हो रही है, यहाँ तक सप्लाई हो रही है। जब डिमांड ही इतनी सी है तो सप्लाई करके क्या फ़ायदा, अब ये सरप्लस बच जाएगा हमारे पास, ये सरप्लस आ गया। अब इसको खरीदेगा कौन, जब मार्केट में लेने वाला ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो इतनी सप्लाई का अब होगा क्या। तब गवर्नमेंट फिर से कूदेगी, फिर से बोलेगी कि अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट लाया है तो मैं क्या करूँगी, अगर सरप्लस होगा तो हम तुमसे खरीद लेंगे सेलर भाई साहब। हम क्या करेंगे, इसको खरीद के या तो इमरजेंसीज में यूज़ कर लेंगे या फिर कहीं पे एक्सपोर्ट कर देंगे बाहर के देशों में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसी इमरजेंसीज के लिए, एक्सपोर्ट के लिए क्या करेगी, सेलर से सामान खरीद लेगी। जब मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, तो सरप्लस को गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। ये होता है फ्लोर प्राइसिंग। अब बात करते हैं हमारे टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ की। देखो जो भी बेकार के गुड्स होते हैं, हजार्डियस प्रोडक्ट होते हैं, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे गुड पे ना टैक्स सरकार बढ़ा देती है। टैक्स की वजह से क्या होता है, वो जो टैक्स होती है, वो जो कॉस्ट होती है, वो सेलर पे आती है, और सेलर किस पे पास कर देता है, सेलर पास कर देता है बायर पे, जिससे जो सामान होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए सरकार क्या करती है, टैक्सेस लगाती है, यहाँ से भी प्राइजेस को सेट किया जाता है। या फिर जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी देती है, ठीक है, वहाँ पे प्राइस को कम कर देती है ताकि डिमांड बढ़ाई जा सके, ठीक है। अब ऐसी जैसे कि फार्मर्स हो गए, फार्मर को इनकरेज करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, ठीक है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सब्सिडीज़ देती है कि तुम अपनी फार्म खोलो, अपने काम करो, अपनी चीज़ों को अंजाम दो, ठीक है। ऐसे केस में गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो फार्मर है उसका फ़ायदा हो पाता है और डिमांड भी बढ़ जाती है प्राइस के कम करने से। अब बात करते हैं हमारी मोनोपोली की, और मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन से कैसे अलग है वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोपोली की। देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल, एंड पोली का मतलब होता है कंट्रोल। मोनो मतलब सिंगल एंड पोली मतलब कंट्रोल। जहाँ पर ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पर जो राज है वो सिंगल सेलर का है, सिंगल सेलर का। जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने,
कि मजे ही मजे। यहाँ पे क्या होता है, ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पे राज किसका होता है, सिर्फ एक सिंगल सेलर का होता है, फ्यू सेलर्स का होता है, ठीक है। यहाँ पर इनके पास कंपटीशन नहीं होता। पहले मैं एग्जांपल दे देती हूँ, रेलवेज मोनोपोली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो रेलवेज क्या है, गवर्नमेंट के हक में है, गवर्नमेंट ओनर है रेलवेज की। तो यहाँ पे जो कंपटीशन होता है, क्योंकि भाई रेलवे क्या है, गवर्नमेंट के हक में है, तो यहाँ पे सिंगल सेलर हो गया, बेचने वाला एक हो गया। यहाँ पे घुसना, यहाँ पे एंट्री लेना, ऐसी मार्केट में एंट्री लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पता नहीं कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होंगे, फिर वहाँ से निकलना भी। अब ये जो गवर्नमेंट है वो रेलवे बंद कर सकती है, नहीं कर सकती, चाहे उसे कितना भी लॉस हो रहा हो। तो एग्जिट लेना भी आसान नहीं होता और एंट्री लेनी भी आसान नहीं होती। यहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। जैसे कि कोको कोला हमें पसंद नहीं आ रही, उसके प्राइस महंगे हो गए तो हम पेप्सी पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की सब्सटीट्यूट है। बट यहाँ इस केस में नहीं होता। हमारे पास ट्रेन है, यहाँ पे एक सिंगल ही सेलर है, बेचने वाले ही कम है, बेचने वाला ही एक है, तो क्या ही इस प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट होगा। और जब सब्सटीट्यूट नहीं होगा तो किसी से कंपटीशन होगा, नहीं होगा, आपस में कोई कंपटीशन नहीं होगा। और जो सप्लाई पे कंट्रोल होगी वो उस सिंगल सेलर की होगी, जब मर्जी वो जितनी चाहे वो सप्लाई कर सकता है। तो पूरी सप्लाई पे जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा, सिंगल सेलर का होगा। तो समझ में आ गई, मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे जो कमोडिटी पे कंट्रोल होता है वो एक सेलर का होता है, उसको बेचने वाला एक होता है, ठीक है। अब बात करो एडवांटेज की, तो देखो इस केस में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि हमारा राज चलेगा, मोनोपोली के अंदर आते हैं हम, ठीक है। हम सिंगल सेलर हैं जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, लेना हो तो लो वरना निकलो। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंपटीशन ही नहीं है कि जिससे हमें लड़ना पड़े। इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी हम अपनी वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है कॉस्ट से, उसे ही बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल, ठीक है। अब बात करो नेक्स्ट एडवांटेज की, फ्यूअर इंसेंटिव्स। देखो फ्यूअर इंसेंटिव मैंने यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना इनको इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती बायर्स को, तुम अपने चीज़ों का सेल प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाय वन गेट वन फ्री या कूपन देने की या फिर कोई ऑफर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेलर है, अगर उन लोगों को ज़रूरत होगी तो ख़रीदना ही पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज हो गया। लेकिन यहीं पे डिसएडवांटेज भी है बायर्स के लिए कि उन्हें कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलते, यहाँ पे उनके पास बहुत कम चॉइस है और चीज़ों के बहुत ज़्यादा प्राइजेस हैं। तो मोनोपोली ऐसी मार्केट है, ठीक है। अब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे जो प्राइस होता है ना चीज़ों का वो फिक्स्ड ही रहता है, फिक्स्ड रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि फार्मर है, ये भी गेहूँ बेच रहा है, ये भी गेहूँ बेच रहा है, ये भी गेहूँ बेच रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब कि यहाँ पे जो प्राइस रहने वाला है वो फिक्स्ड रहने वाला है, एकदम फिक्स्ड रहने वाला है। ये होमोजीनियस एकदम सेम प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं। एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स हैं गेहूँ खरीदने के लिए और बहुत सारे सेलर्स भी हैं। तो एक ऐसी मार्केट कंपटीशन, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पे चीज़ों का जो प्राइस है वो फिक्स्ड रहता है, कोई बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि बढ़ाएगा तो मुंह के बल गिरेगा। क्योंकि ऐसे ही मार्केट में प्रोडक्ट बहुत सारे अवेलेबल है, होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट के साथ तुम डील कर रहे हो, भाई फंस जाओगे अगर तुम प्राइस बढ़ाओगे। तो यहाँ पे जो सेलर होता है ना वो प्राइस टेकर होता है, जो भी वो प्रोडक्ट बना रही है ना वो इंडस्ट्री प्रोड्यूसर, वो मार्केट उसको प्राइस को मेक करती है, प्राइस को बनाती है। जो सेलर बेचने वाला होता है ना वो सिर्फ टेकर होता है, प्राइस को बताता है, देता है, मेकर नहीं होता। सेलर ने प्राइस नहीं बनाया, जो इंडस्ट्री है, जो हमारी मार्केट है उसके हिसाब से हमारा प्राइस बना है। तो ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन कैसा मार्केट सिचुएशन हुई, एकदम फिक्स, जहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं और वहाँ पे जो मार्केट में प्राइस रहने वाला है वो फिक्स्ड रहने वाला है। अब इसके फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, जो कि मैंने अभी बोला, होमोजीनियस प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। यहाँ पे देखो कपड़े वाली दुकान खोलनी है किसी को,
तो कोई भी कपड़ों की दुकान खोल सकता है और कोई भी वहाँ एंट्री भी आसानी से ले सकता है और एग्ज़िट भी आसानी से ले सकता है। अब गेहूँ बेचने हैं तो गेहूँ बेचने के लिए भी एंट्री भी बहुत आसानी से ली जा सकती है और एग्ज़िट भी बहुत आसानी से ली जा सकती है। यहाँ पे मुश्किल नहीं होता एंट्री एग्ज़िट। यहाँ पे ना परफेक्ट नॉलेज होती है सेलर्स के पास, जो बेच रहे हो ना उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है और बायर के पास भी बहुत अच्छी नॉलेज होती है, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा सामान मार्केट में कितनी जगह बिक रहा है। तो वो पूरी तरह से ना अवेयर होता है सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। तो परफेक्ट नॉलेज होती है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पे एडवांटेज तो यही हो गया कि यहाँ पे फ्री एंट्री एग्जिट होता है, यहाँ पे फेयर प्राइसिंग होती है, क्योंकि बायर को पता होता है ये होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मार्केट पे बहुत जगह अवेलेबल है, तो पता है कि कौन सा प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे फेयर प्राइसिंग चलता है। ये कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच होती है। कंज्यूमर सेंट्रिक मतलब जो कंज्यूमर की वांट है, कंज्यूमर जो चाहता है उसके हिसाब से चीज़ें होती है, कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच। यहाँ पे हाई कंपटीशन होता है क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं एंड लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स हैं। यहाँ पे जो इनोवेशन होता है ना उसको कम कर देते हैं। इनोवेशन को कम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इनोवेट करेंगे तो टेक्नोलॉजी, पैसे, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर इन सब की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर प्राइस बढ़ेगा प्रोडक्ट का, जो कि हम नहीं बढ़ा सकते ऐसी मार्केट के अंदर। तो इनोवेशन को इसलिए भी रिड्यूस किया जाता है ताकि जो प्राइस रहे वो वैसा ही रह सके। यहाँ पे लो प्रॉफिट इन्वॉल्व्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत जगह अवेलेबल है। ये थी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की हमारी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उसके क्या फीचर्स हैं, ये सब मैं बता देती हूँ, आप सब लिखना। जब भी राइट शॉर्ट नोट आता है ना तो वो कम से कम 5 नंबर का होता है। तो उसमें जो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसकी इम्पोर्टेंट, फिर एक एग्जाम्पल, ऐसे करके हमें सेट करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक की वो स्टडी होती है जिसमें हम इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं। कहने का मतलब इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, जैसे कि एक हाउस होल्ड हो गया, एक फर्म हो गई, एक मार्केट हो गई, ठीक है। तो एक मार्केट की जब इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं तो वो किस में करेंगे हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इंडिविजुअल स्टडी है इकोनॉमिक की जिसमें हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या पर्टिकुलर मार्केट की क्या डिमांड एंड सप्लाई होने वाली है, इस लोकल मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड कैसे डिटरमाइन होती है, डिमांड कितनी करता है, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितनी डिमांड करता है, ठीक है। हम ये देखते हैं कैसे ये अपनी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। ये सारी चीज़ें जब हम इंडिविजुअल सिंगल लेवल इंडिविजुअल और फर्म या किसी हाउस होल्ड या मार्केट एक स्मॉल लेवल पे देख रहे हैं तो वो स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। जबकि वहीं पे बात करूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो स्टडी होती है जिसमें हम इंडिविजुअल को नहीं देख रहे होते, हम फिर एग्रीगेट पूरी इकोनॉमी को देख रहे होते हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो इसमें हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या फिर किसी हाउस होल्ड की या फिर किसी फर्म या एक मार्केट की हम स्टडी करते हैं, तो उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स की। तो जैसे कि मैंने बताया, जब हम एक इंडिविजुअल की डिमांड की बात करेंगे कि प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड में क्या फ़र्क आता है, ये कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है, ये कैसे सप्लाई एंड डिमांड से प्रभावित हो रहा है, तो हम इस इंडिविजुअल यूनिट पे जो फोकस करते हैं वो किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला फीचर तो यही हो गया कि किस पर फोकस करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स पे फोकस करता है, चाहे वो इंडिविजुअल इंसान हो या फिर हाउस होल्ड हो या मार्केट हो, ठीक है। अब बात करती हूँ कि सेकेंड फीचर कहता है कि मार्केट बिहेवियर को एनालाइज करता है। मार्केट बिहेवियर एनालाइज करने का मतलब कि उस लोकल मार्केट के अंदर, उस छोटी सी मार्केट के अंदर कितनी सप्लाई है, कितनी डिमांड है, इस पूरे मार्केट के बिहेवियर को एनालाइज किस में किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। तो तीसरा फीचर ये कहता है कि हम इसमें क्या करते हैं,
रिसोर्स एलोकेशन की स्टडी करते हैं छोटे लेवल पे कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट फीचर ये है कि कैसे एक इंडिविजुअल मार्केट और हाउस होल्ड प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, उनकी सप्लाई एंड डिमांड कितनी होती है उससे भी प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। ये तो हुए फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि एक इंडिविजुअल स्टडी पे बेस्ड है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक स्टडी करते हैं एज अ होल, पूरे लेवल पे, ठीक है, पूरे लेवल, पूरी इकोनॉमी की जिसमें स्टडी कर रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बड़े लेवल पे होती है, इसमें हम एग्रीगेट वेरिएबल्स देखते हैं जैसे कि हमारी जीडीपी कितनी है, हमारी इन्फ्लेशन रेट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है। तो जब ये सारे फैक्टर्स का हम एग्रीगेट निकालते हैं, वो किस में निकालते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में निकालते हैं, ठीक है। और डिफरेंट फैक्टर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं वो भी हम इसमें देखते हैं। अब बात कर लेते हैं फीचर की। तो ये किस पे फोकस करता है, ऊपर वाला फोकस करता था इंडिविजुअल पे, ये हमारी पूरी इकोनॉमिक पे फोकस करते हैं, सारी इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स को समझता है, डील करता है, स्टडी करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में ये एग्रीगेट वेरिएबल्स का, पूरे एग्रीगेट वेरिएबल पे एनालाइज है। जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें इंडिया की परफॉर्मेंस बतानी है, हमें बोला गया कि इंडिया की परफॉर्मेंस बताओ, तो हम इसमें सारे एग्रीगेट वेरिएबल्स को लेंगे, जैसे कि जीडीपी कितनी है, इन्फ्लेशन रेट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, उसके हिसाब से हम क्या बताएंगे कि हमारी इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है, तो उसके बेसिस पे एनालाइज किया जाएगा। इसमें थर्ड फीचर यह है कि इसमें हम क्या चाहते हैं, अपनी ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इकोनॉमिक की, हम चाहते हैं पूरा जीडीपी बढ़े, ठीक है, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़े, ऐसे पूरी हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करे और स्टेबल रहे। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन। हम इसमें क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिसी मेकिंग संस्थाएं होती हैं, जो पॉलिसीज बनाती है ना, वो कैसे हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है ना, जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, वैसी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई फिस्कल पॉलिसी, और उन्होंने इसलिए बनाई ताकि हम अपने देश में से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर सकें, ठीक है, इस वजह से पॉलिसीज़ बनाई गई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पॉलिसी इंटरवेंशन भी एग्जामिन किया जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। ऊपर आप समझ के आ चुके हो, तो फटाफट से करते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक का फोकस होता है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और वहीं दूसरी साइड मैक्रो इकोनॉमिक का फोकस पूरी इकोनॉमी होता है। इसमें एक पर्टिकुलर बंदे की डिमांड देखेंगे, इसमें पूरी इकोनॉमी की डिमांड देखेंगे, ठीक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ तक फैली हुई है, इसका स्कोप कहाँ तक है, तो किसी स्पेसिफिक मार्केट की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें तो ये वहीं तक सीमित है। लेकिन अगर हम मैक्रो की बात करेंगे तो पूरी इकोनॉमिक में फैली हुई है। अगर बात करूँ वेरिएबल्स की, तो हम इसमें इंडिविजुअल वेरिएबल्स देखते हैं, जैसे कि उसका प्राइस बढ़ने से कितनी क्वांटिटी बढ़ी, ठीक है, उसकी डिमांड कैसे बढ़ी, उस इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं हम। यहाँ पे क्या देखते हैं, हम सारे एग्रीगेट वेरिएबल्स देखते हैं, जैसे कि जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये सारे एग्रीगेट वेरिएबल्स को एग्जामिन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक प्रिया नाम की लड़की थी, उसने क्या किया, प्राइस बढ़ने से अपनी डिमांड को कम कर दिया, तो प्राइस ने इफेक्ट कर दिया उसकी डिमांड। एक छोटे से लेवल पे एग्जाम्पल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वहीं पर बात करूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हमने ये देखा कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितने परसेंट से कितने परसेंट इंक्रीज हुए, 2% से 4% इंक्रीज हुई है। ये कौन सी स्टडी बताती है, ये बताती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, नाम से ही समझ जाना, यूटिलिटी ऑफ मनी, जो यूटिलिटी, जो सेटिस्फेक्शन हमें मनी से मिल रही है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एक कंज्यूमर अपना एक्स्ट्रा मनी बढ़ाता है, ठीक है, अपने सामान पे, जैसे कि वो कोई भी सामान कंज्यूम कर रहा था उस पे अगर मनी को बढ़ाता है ना, तो उसके साथ उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता है। इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर। एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन किसकी वजह से, एक्स्ट्रा मनी खर्च करने की वजह से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन उसे रिसीव हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हैं। ये यूटिलिटी चेंज होती है जब एक कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करता है, तो ज़्यादा क्या होगी, एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल के लिखा है कि एक कंज्यूमर था हमारे पास, उसके पास 100 रुपये थे स्पेंड करने के लिए, तो वो 100 रुपये किस पे स्पेंड करता था, फूड पे स्पेंड करता था और इंटरटेनमेंट पे स्पेंड करता था। अब
फूड से उसे 10 यूटिलिटी मिलती थी, मतलब 10 लेवल का सेटिस्फेक्शन उसे मिलता था। ठीक है, वहीं पर मैं बात करूँ इंटरटेनमेंट की, तो उसे वहाँ पे 5 सेटिस्फेक्शन मिलता था। ये हमने कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल्स में इवैल्यूएट किया है, कैलकुलेट किया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे उसे 10 मिल रहा था, यहाँ पे उसे 5 मिल रहा था। लेकिन जब उसने क्या किया, जैसे उसने 10 10 सपोज $10 उसने और बढ़ा दिए, या फिर 10 रुपये बढ़ा दिए, ऐसा मान के चलो, फूड पे और इंटरटेनमेंट पे। तो 10, पहले उसे 10 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, उस 10 प्राइस गुना कर दो तो हमें पता लग जाएगा अब उसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो मिल रही है 100 और 50। कहने का मतलब मनी बढ़ी तो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ी, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब जो ट्रू इवेंट्स पे, ट्रू इकोनॉमिक फिनोमेना पे बेस्ड है ना, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमी बोलते हैं। अभी दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगी ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 2023 में 9% जीडीपी बढ़ी थी। तो ये किस पे बेस्ड है, ट्रू फैक्ट्स पे, ट्रू इवेंट्स पे, ट्रू इकोनॉमिक फिनोमेना पे बेस्ड है, जो सच्चाई है। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमिक को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमी बोलते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या डिस्क्राइब करती है, ट्रू फैक्ट्स को, इवेंट्स को एंड इकोनॉमिक फिनोमेना को डिस्क्राइब करती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि जैसे कि जीडीपी बढ़ी थी 2022 में 7%, तो ये बहुत सच है। ठीक है, अब बात करूँ कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि वो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सब के लिए एप्लीकेबल है, सब मान चुके हैं, ऐसे चीज़ों पे बेस्ड है। तो मतलब ट्रुथ पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड होती है, हमारे फैक्ट्स एंड डेटा पर। हम कैसे पता लगाते हैं इन्फ्लेशन रेट कितना बड़ा है, फैक्ट्स की मदद से एंड डेटा की मदद से हम पता लगाते हैं कि इन्फ्लेशन रेट इतना बड़ा है। तो ये ऑब्जेक्टिव होती है नेचर में। अब बात करूँ इसकी, जो एनालाइज करते हैं ना, इसको एनालाइज कैसे करते हैं, हम किसी भी डेटा को और ट्रेंड को, चल रहे ट्रेंड्स को एंड डेटा को एनालाइज करके ही कोई सोल्यूशन पे पहुंचते हैं, कोई रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जैसे कि जो स्मार्टफोन की डिमांड थी ना, वो बढ़ गई। स्मार्टफोन की जो डिमांड थी वो बढ़ गई जब उसके प्राइजेस कम हुए। ठीक है, किसकी मदद से हमने पता लगाया, हमने पता लगाया डेटा एंड ट्रेंड्स की मदद से। ठीक है, अब बात करूँ इसमें ना, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे सकता। वैल्यू जजमेंट का मतलब कोई अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस नहीं दे सकता। जैसे कि हमने बोल दिया कि पता है द मिनिमम वेजेस इन इंडिया इज ₹100 पर डे, ये सच्चाई है। ठीक है, ये सच्चाई है। लेकिन अगर हम ये बोलते कि इंडिया के वेजेस ना 200 रुपये होने चाहिए थे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पॉजिटिव इकोनॉमिक होने चाहिए पर बेस्ड ही नहीं है, जो है उस पर बेस्ड है। अब बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। अगर मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझाती हूँ ना, आपको पॉजिटिव अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक वो इकोनॉमी होती है जिसमें हम व्हाट शुड बी डन, क्या होना चाहिए था हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन में, उस पर बेस्ड होती है। ये क्या बताती है, ये प्रिस्क्राइब कर दे कि क्या होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द मिनिमम वेजेस टू 200 पर डे। गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए, मिनिमम वेजेस 200 कर देना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए। ये जो होना ही चाहिए है ना, ये नॉर्मेटिव में आता है। पॉजिटिव होना ही चाहिए पे बेस्ड नहीं है, पॉजिटिव जो है उस पे बेस्ड है। ठीक है, अब बात करूँ ये सब्जेक्टिव। ऊपर वाली क्या थी, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसको हर तरह से सच मान लिया गया, यूनिवर्सल ट्रुथ मान लिया गया। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव जो हमारे ओपिनियंस, हमारे वैल्यूज़ पे बेस्ड होती है, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। हर एक पर्सन का जो ओपिनियन होता है, वैल्यूज़ होती है, वो अलग अलग होती है। तो क्या बोला एक पर्सन ने, एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन ने बोला गवर्नमेंट को ना एजुकेशन प्रायोरिटाइज कर देनी चाहिए। मतलब कि जितने भी सेक्टर पे वो पैसा लगा रही है, उससे ज़्यादा पैसा किस पे लगाना चाहिए, गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम पे लगाना चाहिए। ये सब्जेक्टिव है, ये एक पर्सन का ओपिनियन है, वैल्यू है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव होती है, जो सच भी नहीं है। ठीक है, बस होना चाहिए ऐसा है।
नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएटिव। हम इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं? हम अपने डिसीजन और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड डिसीजन के थ्रू इसको इवैल्यूएट करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए लिखा है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ना टैक्स पर लग्जरियस गुड पे, वो अनफेयर है। ये किसी पर्सन ने बात बोल दी कि उसने कैसे इवैल्यूएट कर लिया कि जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है वो अनफेयर है। तो ये इवैल्यूएट कर लिया उसने, सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिसीज़ वो देखता आ रहा है, जो डिसीजन वो देखता आ रहा है, उसी के बेसिस पे उसने इवैल्यूएट कर लिया कि गवर्नमेंट का जो टैक्स है लग्जरियस गुड पे वो अनफेयर है। इस तरीके से इसको इवैल्यूएट किया जाता है और ये वैल्यू बेस्ड होता है। वैल्यू बेस्ड मतलब यहाँ पे वैल्यू जजमेंट होती हैं, यहाँ पे ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जैसे कि एग्जाम्पल के लिए किसी पर्सन ने बोला कि जो इनकम इनइक्वालिटी है ना वो कम हो जानी चाहिए, ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का गोल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ये किस पे बेस्ड है? वैल्यू बेस्ड है, जजमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये हुआ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमी। अब बात करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? ये लॉ हमें ये बताता है कि आप एक व्यक्ति हो, आपकी पॉकेट में जितना पैसा रखा है वो पूरा खर्च हो जाए और आप जब दो कमोडिटी को यूज़ कर रहे हो तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, अगर आपको इस कमोडिटी से 2 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो इस कमोडिटी से भी 2 मिलना चाहिए और आपकी पॉकेट में रखा हुआ पैसा भी खर्च हो जाना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स कमोडिटी की, एक कमोडिटी की, वो बराबर होती है किसकी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी के साथ बराबर होती है, ठीक है। और इनको हमने इनके प्राइस से डिवाइड कर दिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। तो इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम इस फॉर्मूले को। यही फॉर्मूला पूरे लॉ को स्टेट करता है। ये बताता है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम को, अपने पैसे को इस तरीके से एलोकेट करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना लास्ट यूनिट से मिलने वाली, वो इक्वल होती है। अगर एक प्रोडक्ट से हमें 4 मिल रही है तो दूसरे से भी हमें 4 ही मिलेगी। चलो इसे और ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब बात करते हैं, देखो आप ही हो, आपकी पॉकेट में 50 रुपये रखे हुए हैं। अब एक आइटम जो है ना, एक आइटम, लड़की वाला नहीं, आइसक्रीम वाला, तो एक आइटम आपके पास है आइसक्रीम और दूसरा आइटम आपके पास है चॉकलेट, ठीक है। तो आपके पास 2 कमोडिटीज़ है, एक आइसक्रीम और एक चॉकलेट। जब आप आइसक्रीम की और चॉकलेट की 1 क्वांटिटी खरीदते हो तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो 80 मिलता है और यहाँ पे 30 मिलता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी कितनी? 80, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी कितनी? 30, ठीक है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हो क्वांटिटी में, अब 2 क्वांटिटी खरीद रहे हो तो वहीं पे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 70 मिल रहा है और यहाँ पे आपको 25 मिल रहा है। फिर आप और आगे बढ़ रहे हो क्वांटिटी में तो यहाँ पे जो आपका सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 60 मिल रहा है और यहाँ पे 20 मिल रहा है। तो जैसे कि हमें फॉर्मूले में बोला गया था, अब हमें क्या करना है कि हमारी जो भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी है उसको उसके प्राइस के साथ डिवाइड कर दो। अब हम वही करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो आइसक्रीम का प्राइस था वो कितना था? 10 था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब में 10 से डिवाइड किया है। और यहाँ क्या था? हमारा MUX था जो हमारा सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा था। अब 80 में से जब 10 डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही 70 और 10 को डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 6, 5, 4, ठीक है, ये आ गया। ऐसी सेम थिंग करी हमने चॉकलेट वाली चीज़ के साथ। अब यहाँ पे जो कमोडिटी थी 30-25 का जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था उसको उसके प्राइस से 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वाली लाइन निकल के आ गई। अब आप ध्यान से देखो, अब हमने जैसे कि पढ़ा था कि ये लॉ क्या कह रहा है, जहाँ पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, जहाँ MUX बराबर हो MUY के। अब देखो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें कहाँ पे मिल रहा है? हमें मिल रहा है 6 पे और 6 पे। इन दोनों का लेवल जो है ना वो सेम है 6। तो अब हम 6 पे आते हैं, ये रहा हमारा यूटिलिटी 6। फिर हम क्या करेंगे? अब हम इसको करेंगे इसके प्राइस से और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। अब देखो हमें जो 6 पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, आइसक्रीम खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 6, तो उस टाइम हमने कितनी क्वांटिटी ली थी आइसक्रीम की? 3 ली थी, 3। तो हमने क्वांटिटी 3 लिखी और उसका आइसक्रीम का प्राइस था 10, तो 3 × 10 हो गया 30।
वही अब दूसरी तरफ आते चॉकलेट वाले केस में। अब जो सेटिस्फेक्शन हमें 6 पे मिल रहा है ना, उस समय जो चॉकलेट की क्वांटिटी थी वो थी 1, ये रही 1, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई करा और बाद में प्राइस से किया, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 35। तो ये आंसर आया। 30 रुपीज़ हमने आइसक्रीम में दिए और 5 रुपीज़ हमने किस में दिए, चॉकलेट में दिया। बट क्या ये देखो ये चीज़ ठीक है, हाँ माना कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला आपको दोनों टाइम पे, 6 और 6 मिला, लेकिन पैसे तो 35 ही उठे हैं, जबकि पैसे तो आपकी जेब में 50 रुपये थे, अभी भी तो आपके पास 15 रुपये बचे हैं। तो हम इसको यहाँ पे नहीं कह सकते कि लॉ एप्लीकेबल हुआ है। तब हम दूसरी ट्राई करते हैं। दूसरे में देखो, दूसरे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे क्या मिल रहा है हमें, 5 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे MUX बराबर है MUY के 5, ठीक है। अब सेम चीज़ इसी के साथ जैसे ऊपर करी थी वैसे करेंगे। यहाँ पे 5 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अब क्वांटिटी एंड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 क्या था, क्वांटिटी कैसे निकाली हमने, देखो ये आइसक्रीम का सेटिस्फेक्शन लेवल और यहाँ पे आ रही है क्वांटिटी 4, तो हमने लिखी 4 और प्राइस क्या था आइसक्रीम का 10, तो आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, 40 आंसर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम आए चॉकलेट पे, देखो 5 कहाँ पे आ रहा है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का जो 5 है वो कहाँ पे आ रहा है, दूसरी क्वांटिटी पे आ रहा है, दूसरी पे। तो हमने क्या किया, 2 क्वांटिटी और 1 प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आ गया 10। अब हम देखो 40 + 10 कितना हो गया, 50, उठ गए ना हमारे 50 रुपये, हमारी पॉकेट खाली हो गई। अब यहाँ पे आते आते हमें ये समझ में आ गया कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा था, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा था 5 और हमारे 50 रुपये भी ख़त्म हो गए। तो यही होता है, यह लॉ यही बताता है, जहाँ पे MUX बराबर हो जाता है MUY के और हमारे पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यही बताता है ये लॉ। अब आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अजम्पशन पढ़ लेते हैं, इसकी अजम्पशन क्या होती है। तो इसका मान लेते हैं हम इसको कैलकुलेट करते वक्त कि हमारा जो कंज्यूमर होने वाला है वो रैशनल होने वाला है। दूसरी अजम्पशन ये है कि इसमें हम ये लेकर चलते हैं कि जो उसकी इनकम है ना, जो भी कंज्यूमर की इनकम है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तीसरी अजम्पशन हम ये लेकर चलते हैं कि उसके प्रेफरेंस में और टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, उसकी आइसक्रीम और चॉकलेट नहीं बदलने वाली, उसकी प्रेफरेंस नहीं बदलने वाली। और चौथी अजम्पशन ये है कि हम इसको कैलकुलेट करते वक्त कार्डिनल अप्रोच का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब हम ये मान के चलते हैं, इसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, 2, 3, 4, जैसे कि अभी मैंने बताया ना 5 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो इसको हम कार्डिनल अप्रोच में मेजर कर सकते हैं। ये सारी अजम्पशन होती है इसमें। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वासी रेंट। क्वासी रेंट क्या होता है, देखो क्वासी रेंट ना, जैसे रेंट होता है ना नॉर्मली, वैसे उसी की तरह होता है, उसी की तरह सिमिलर है। इसको देने वाले कौन थे, इसको फर्स्ट बार जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका जिक्र किया था, यूज़ किया था। अब देखो इसका मतलब क्या है क्वासी रेंट का, अभी तक हम यही समझते हैं कि लैंड देने से उस पर हमें रेंट मिलता है, ठीक है, तो यही हम मानते आए। लेकिन इन्होंने बोला था कि हमें मेन मेड मशीन्स पे भी रेंट मिल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि अभी ना मार्केट में ना मशीनरी की शॉर्टेज हो रखी है, ठीक है। लॉन्ग टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम शॉर्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म चल रही है, शॉर्ट टर्म में मशीनरी की शॉर्टेज है। अब जो दूसरे लोग हैं वो तुरंत तो मशीनरी कहीं से ला नहीं पाएंगे, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, रेंट कमा सकते हैं। मैन मेड मशीन से रेंट कमाया जा सकता है, ठीक है। कैपिटल से रेंट कमाया जा सकता है, उस पे मिलने वाले रेंट को हम क्वासी रेंट बोलते हैं। जब मार्केट में शॉर्टेज है तब क्या कर दो, सप्लाई कर दो, उससे रेंट कमा लो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में तो कोई जो भी बिजनेसमैन है जिसको आज ना बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, सपोज़ कि बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और कल तक उसे अपने सारे प्रोजेक्ट पूरे करके ऑर्डर वापस करना है, लौटाना है, प्रोडक्शन करके देना है, सप्लाई करनी है, लेकिन आज उसके पास मशीनरी की कमी पड़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म में दूसरों की हेल्प ले लेगा और लॉन्ग टर्म में तो वो खुद की अपनी मशीन खरीद ही लेगा, है ना। तो जब तक नहीं है, जब तक शॉर्टेज है, तब तक हम मैन मेड मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं और दूसरों को रेंट दे सकते हैं। और ये शॉर्ट रन के लिए होता है, टेम्पररी होता है नेचर में, क्योंकि जैसे लॉन्ग
का टाइम मिलेगा वो अपनी खुद की चीज़ों को भी खरीद लेगा, ठीक है। तो क्वासी रेंट क्या है? क्वासी रेंट एडिशनल इनकम है, एडिशनल इनकम है जो कि बिल्कुल सिमिलर किसके है, रेंट के सिमिलर है। इसको किससे अर्न किया जाता है? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, हमारी कैपिटल वाली चीज़ों से, ठीक है, जैसे कि मशीनरी से, ठीक है, इक्विपमेंट से, इन सब से कमाया जाता है, अर्न किया जाता है, जो कि फिक्स्ड होते हैं नेचर में, ठीक है। और इनकी ना सप्लाई सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो लोग अपनी भी खरीद ही लेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, क्वासी रेंट एक टाइप ऑफ एडिशनल इनकम होती है जो रेंट के बिल्कुल जैसी होती है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उसी से कमाई जा सकती है। ये फिक्स्ड होते हैं और इनकी सप्लाई शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वासी रेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? QR, क्वासी रेंट टोटल रेवेन्यू, जितनी भी टोटल रेवेन्यू उसमें से माइनस कर दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो इससे क्या निकल जाता है? हमारा क्वासी रेंट निकल जाता है। अब बात करते हैं लोनेबल फंड्स थ्योरी के बारे में। लोनेबल फंड्स थ्योरी को देने वाले कौन थे? नट विक्चर थे। इन्होंने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। बाद में इस थ्योरी पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने काम किया, जैसे बर्टिल, ओहलिन, गुनर, मिद्रल एंड रॉबर्टसन, ठीक है। तो इन लोगों ने भी इस थ्योरी पर काम किया था बाद में, लेकिन फर्स्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये थ्योरी का मतलब क्या है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लोनेबल फंड क्या होते हैं। लोनेबल फंड मतलब जो ऐसे फंड, ऐसा पैसा जो हमें लोन के लिए देना है, ठीक है, ऐसे पैसे को हम क्या बोलते हैं? लोनेबल फंड्स बोलते हैं, जो हमें मार्केट में सप्लाई करनी है सिर्फ किस लिए? लोन देने के पर्पज से, ठीक है। लोनेबल फंड मतलब कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? अपने पैसे को सेव करती है और फिर उसको उधार दे देती है इन्वेस्टमेंट पर्पस से किसी और को। तो ऐसे फंड्स को हम बोलते हैं लोनेबल फंड्स, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी हमें क्या बताती है? ये थ्योरी हमें बताती है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड से, लोन की सप्लाई एंड डिमांड से, लोन की सप्लाई एंड डिमांड से इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि लोन की सप्लाई एंड डिमांड कैसे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करती है। तो जब हम कर्व सीखते हैं, जब बहुत सारे लॉन्ग उसमें ये चैप्टर पढ़ेंगे, तभी ये समझ पाएंगे कि कैसे रेट को डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन अभी मैं इतना डिटेल नहीं जा सकती, जैसे कि आपको पता ही है पेपर है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं ऊपर से। तो समझ में आ गया, इस थ्योरी ने क्या बता दिया कि इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है लोन की सप्लाई एंड डिमांड से। अब बात करते हैं सप्लाई फॉर लोनेबल फंड्स। देखो, ऐसा माना जाता है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हम लोगों की जो सेविंग्स है ना, वो भी बढ़ जाती है। हमें पता है मार्केट में जो इंटरेस्ट का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम क्या करेंगे? अपनी सेविंग्स को बढ़ा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोन की सप्लाई करेंगे, तो हमारा जो सेविंग होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। ऐसी बात करूँ डिसइन्वेस्टमेंट की, आपने समझते होंगे इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। कहीं पर हमने कुछ चीज़ खरीद ली, जैसे एक ज़मीन खरीद ली, तो इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना। वैसे ही सपोज वही ज़मीन को जब हमने बेच दिया, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो जब हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, तो क्यों ना हम उस पड़ी पड़ी ज़मीन को क्या करेंगे? उसका चार्ट डालेंगे, क्या उसको बेच कर पैसा लेकर लोन दे दें लोगों को, जिससे हम उस पर इंटरेस्ट कमाते रहें। तो ये क्या होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो हमारी डिसइन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट का मतलब जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बैंक क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट देना शुरू कर देगी, सप्लाई करनी शुरू कर देगी उन लोन्स की। अभी हम सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, उन लोन्स की सप्लाई कैसे हो रही है, कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। इन सब का क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दिस होल्डिंग का मतलब कि हमारे पास कितना हमने होल्ड करके रखा हुआ था पैसा, उस अब क्या करेंगे? हम अपनी डिस होल्डिंग को बढ़ा देंगे। डिस होल्डिंग कैसे बढ़ाएंगे? हम क्या करेंगे? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा हम डिस होल्डिंग बढ़ा देंगे, हम उतना ही ज़्यादा लोगों को लोन दे देंगे, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट कमाएंगे, ठीक है। ये तो हुआ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। अब बात करते हैं डिमांड की। अब जो फंड ले रहा है, जो लोन ले रहा है, तो देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो कोई लोन लेना पसंद करेगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है? लो हो जाती है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो इनका बीच का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स होता है, ठीक है। अब बात करूँ होर्डिंग्स की, तो देखो जैसे जैसे
रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग अपने पास लोन का पैसा होल्ड करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से होल्डिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसे ही अब क्या होगा, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वैसे वैसे हम क्या करेंगे? डिस सेविंग करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, देखो इस पॉइंट में, अभी तक हम पैसे को अपने पास नहीं रख रहे थे, ठीक है, हम डिस सेविंग कर रहे थे, डिस सेविंग कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ा हमने क्या कर दिया? डिस सेविंग कम कर दिया और सेविंग को बढ़ा दिया। सेविंग बढ़ाने से ये फ़ायदा हुआ कि कल को अगर कुछ भी मुसीबत आ जाती है तो हमारे पास पैसा हो, हमें लोन से ना लेने पड़े, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे ट्रेड यूनियंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग की। ट्रेड यूनियन किसे कहते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग किसे कहते हैं? तो देखो, एक एसोसिएशन, एक ग्रुप समझ लो, एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स जब इकट्ठा होकर एक ग्रुप बना लिया जाता है ना, उसे बोलते हैं ट्रेड यूनियंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बनाया जाता है? एक ग्रुप बनाया जाता है वर्कर्स का, जो उनकी सिचुएशंस पे काम करने के लिए उतारू हो, उनकी वर्किंग कंडीशंस को, उनके लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। तो ऐसे वर्कर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? ट्रेड यूनियंस कहलाता है। तो इसको भी लॉ के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है वो है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये क्या है? ट्रेड यूनियन एनी कॉम्बिनेशन है, जहाँ वो कॉम्बिनेशन चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट के लिए बनाया गया हो, वो कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन वो बनाया किसके लिए है? रेगुलेट करने के लिए। किसके बीच के रिलेशनशिप को? वर्कर्स के एंड एम्प्लॉयर्स के बीच के रिलेशनशिप को। कहने का मतलब एक बॉस है और एम्प्लॉयज़ हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को बनाने के लिए ये एसोसिएशन या ग्रुप बनाया जाता है, क्योंकि वो अपनी आवाज़ रख सके। अगर एक एम्प्लॉय बोलेगा तो क्या सुना जाएगा? नहीं। लेकिन वहीं पे अगर पूरा संघ बोलता है, मिलकर ग्रुप बोल रहा है, तो उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इसलिए ऐसा ग्रुप बनाया जाता है ताकि एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के बीच के रिलेशन को मेंटेन करके रख सके। कॉम्बिनेशन जो मैंने बात की ना ऊपर, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, वो किस किस के चल रहा है? वर्कर एंड वर्कर्स का, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स का। तो इनके कॉम्बिनेशंस को जब बनाया जाता है, किसके रिलेशनशिप को बैठाने के लिए? वर्कर के और एम्प्लॉयर के, मतलब बॉस और वर्कर के बीच के रिलेशनशिप को बिठाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? देखो, ये बनाया ही क्यों गया है? ताकि जो वर्किंग कंडीशंस है वो अच्छी हो सके। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको नहीं लग रही कि वर्किंग कंडीशन अच्छी है, तो ट्रेड यूनियन क्या करेगा? अपनी आवाज़ उठाएगी, वर्किंग कंडीशंस के को बदलने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बोलेगी। और ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं या आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनको सुलझाया जा सके, इनके लड़ाई झगड़े को रिसॉल्व किया जा सके, ठीक है। ये क्या करता है? वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। उन्हें कितने वेजेस मिलने चाहिए, उन्हें कितने टाइम तक काम करना चाहिए, इन सब के उनका राइट क्या क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। या उनके वेजेस को, और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उनके, उनको सिक्योर करने के लिए बनाया जाता है। एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए भी ये ग्रुप बनाया जाता है। और ये सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है उनके राइट के लिए, उनकी बेनिफिट्स के लिए, उनकी कंडीशंस के लिए, वर्किंग कंडीशंस के लिए। तो सपोर्ट सर्विसेज भी ये देता है। अब बात करूँ कलेक्टिव बार्गेनिंग की। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? देखो, इससे ही मिलता जुलता टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ट्रेड यूनियन तो वो ग्रुप हो गया, ठीक है। ट्रेड यूनियन क्या हो गया? वो ग्रुप हो गया। ये रहा हमारा ग्रुप, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये है हमारा ग्रुप, ये रहा ट्रेड यूनियन। जब ये ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर, बॉस के साथ, जो एम्प्लॉयर होता है उनके साथ मिलकर नेगोशिएट करता है, अपनी बातें मनवाता है, जो जायज़ है, जायज़ बातों को जब ये मनवाता है, नेगोशिएट करता है एम्प्लॉयर्स के साथ, तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब नेगोशिएशन चल रहा है किसके बीच में? एम्प्लॉयर के बीच में एंड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, मतलब वही ट्रेड यूनियन के बीच में। किस एम से? और किस एम से चल रहा है? कि वो अपनी सैलरीज को, अपनी वर्किंग कंडीशंस को, अपनी बेनिफिट्स को बचा के, प्रोटेक्ट करके रख सके, सिक्योर करके रख सके। इसके लिए जो नेगोशिएशन चलता है उसे बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। अब वो अपने कॉम्पनसेशन राइट, ये सब का ख्याल रख सके, ठीक है। यहाँ पे एग्रीमेंट्स भी होते हैं कि हमें कितने फ़ायदे मिलने चाहिए, कितने नहीं मिलने चाहिए। अब इसका फीचर क्या है? फीचर क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग के? तो पहला फीचर ये है कि ये नेगोशिएट करता है एम्प्लॉयर के साथ। दूसरा, ये
डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या करता है, जो भी आ रहे परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी दिक्कतें हैं, यहाँ पे मिलके बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इससे क्या होगा, डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट साइन होते हैं, कितनी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, क्या राइट होने चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए, क्या वेजेस होनी चाहिए, सारी बातें हो जाती हैं, जिससे जॉब सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और साथ ही साथ अपनी वर्किंग कंडीशन भी ये लोग इम्प्रूव करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये था कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब बात करते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व की। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि बताता है लेबर सप्लाई और वेजेस रेट के बीच का रिलेशन। किस किस के बीच का रिलेशन बता रहा है ये बता रहा है एक तो लेबर और उसके साथ उसकी वेजेस। तो लेबर और वेजेस के साथ जब ये रिलेशनशिप बता रहा है ग्राफ की फॉर्म में, उसको बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व कहते हैं। अब इसमें होता क्या है वो मैं बताती हूँ। देखो, ये होता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। जो पहले क्या होता है, जो देखो पहले कैसा होता है, पहले तो ये बढ़ता रहता है, बढ़ता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से ये बैकवर्ड चला जाता है। इसलिए सप्लाई कर्व को बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बोलते हैं, जो कि बैकवर्ड की तरफ बेंड हो गया। अब ये होता कैसे है इसको समझते हैं। देखो क्या होता है ना कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पहले आता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, आप अपने आप को एज्यूम करो, आपकी वेजेस बढ़ा दिए जाते हैं, एक लेबर के वेजेस बढ़ा दिए जाते हैं, वेजेस बढ़ गए, आपको ज़्यादा पैसा मिलने लगा, तो आप सोचते हो कि अगर मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो मैं अपनी पूरी सप्लाई दूँ, लेबर दूँ, ठीक है, और अच्छे से काम करके इनको दूँ। मैं जैसे जैसे मेरा काम बढ़ेगा वैसे वैसे अगर मेरा पैसा बढ़ रहा है तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आपके वेजेस बढ़ते ही आपने क्या बढ़ा दी, लेबर बढ़ा दी। ठीक है, वेजेस ने क्या बढ़ा दी, वेजेस ने बढ़ा दी लेबर। लेकिन देखो एक तरफ ये भी तो देखो, वेजेस बढ़े, आप वहीं पर आपका क्या हो गया, लीजर टाइम, जो खाली टाइम था आपका, जो आराम करने का फ्री टाइम हुआ करता था, जो आप इधर उधर देते थे, क्योंकि अब आप ज़्यादा काम करने लगे हो, क्योंकि आपको अब ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो आपने अपने खाली टाइम को कम कर दिया। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, उससे हटके आप दूसरी चीज़ पे चले गए। तो वहाँ पे क्या हुआ, देखो आपके जैसे ही आपके वेजेस बढ़े, आपके जब वेजेस बढ़े तो आपने जो अपना खाली टाइम था, जो आप फ्री रहते थे ना, उसको कम कर दिया। जब आपके वेजेस बढ़े, क्यों बढ़े वेजेस, क्योंकि आप ज़्यादा काम करोगे, आपके आवर्स बढ़े, आपकी लेबर बढ़ी, आपका काम बढ़ा। जब घंटे बढ़े आपके तो आपकी वेजेस भी बढ़े, वेजेस बढ़े तो आपका खाली जो टाइम था वो कम हो गया। तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेबर बढ़ रही है, वेजेस बढ़ रही है, और आपका जो लीजर टाइम है वो कम हो रहा है। लीजर टाइम कम हो गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी इनकम तो बढ़ रही होगी, आपकी इनकम बढ़ रही होगी, लेकिन आपका खाली टाइम भी बढ़ने लगेगा। आप सोचोगे पैसा तो मिल ही रहा है, अब मैं काम करूँ ना करूँ बात तो बराबर ही है, पैसा तो आ ही रहा है ना, पैसा आ रहा है। तो आपने अब अपनी खाली टाइम को आप सोचते हो उसी पैसे के साथ अब मैं क्या करूँ, अब मूवी देखने जाऊँ, ठीक है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, पैसा तो आ ही रहा है, सैलरी तो आ ही रही है। तो आपने क्या किया, अपने लीजर टाइम को बढ़ा दिया वैसे केस में। तो वहीं से देखो, यहीं से क्या हुआ, यहाँ तक तो देखो आप क्या कर रहे थे, जैसे जैसे वेजेस बढ़ रही थी, पहले वेजेस थी 10, तो आप कितनी सप्लाई दे रहे थे, 6 सप्लाई दे रहे थे, 6 घंटे काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वेजेस बढ़े 20 हुए तो आपने क्या कर दिया, 8 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप किस हद तक करोगे, आप 24 घंटे तो पूरा काम नहीं कर सकते, पूरे दिन तो, पूरी रात तो काम नहीं कर सकते। आपको पता है कि आपके पैसे तो आ ही रहे हैं, तो आपने जैसे जैसे और वेज बढ़ी, 30 वेज पहुंची, तो आपने क्या कर दिया, अब आपने सोचा पैसे तो आ ही रहे हैं, अब ना लेबर टाइम कम कर देता हूँ। ठीक है, लेबर टाइम आपका कितना हो गया, इतना हो गया, आपने लेबर टाइम कम कर दिया। तो पहले तो आपका जो ग्राफ था वो जा रहा था अपवर्ड की तरफ, लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि आपने कम कर दिया, लीजर टाइम को बढ़ा दिया, तो ये क्या कर दिया, बैंड हो गया। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम, बैकवर्ड बेंडिंग कर्व बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि एक राकेश की वेजेस बढ़ने से लेबर सप्लाई बढ़ी, लेकिन लीजर टाइम कम हो गया। ठीक है, तो उसे ज़्यादा पैसा मिल रहा था तो उसने ज़्यादा घंटे काम किए, लेकिन फिर जब ज़्यादा पैसा मिल रहा था तो उसने अपना लीजर टाइम बढ़ा दिया। इसी कर्व को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बोलते हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो आप जब प्रोडक्शन का मतलब समझते हैं, सबसे पहले तो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि हम गन्नों से चीनी बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल को लेकर आ रहे हैं और उसको कन्वर्ट करके क्या बना रहे हैं, फिनिश्ड गुड बना रहे हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन करना कहते हैं। लेकिन अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे कहेंगे, जो उस प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है ना चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज उस प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, जब हम रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस समय जो भी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं उसे बोलते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, हमारी लैंड यूज़ होती है। अब हम कहीं पे भी कुछ बना रहे हैं तो वहाँ पे तो ज़मीन तो लगनी ही लगनी है ना, हमारी लेबर भी लगेगी। ठीक है, अब उसको काम करने के लिए लेबर तो चाहिए ही ना, ह्यूमन एफर्ट तो चाहिए ही, कैपिटल भी चाहिए, मशीन वगैरह भी चाहिए, और एंटरप्रेन्योर मतलब वो बंदा जिसने ये सब चीज़ रिस्क लेने के लिए तैयार हुआ, ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए तैयार हुआ, ये सब खरीद के बनाने के लिए तैयार हुआ, तो वो पर्सन। ठीक है, तो ये होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब हम डिटेल में अच्छे से बात करते हैं। लैंड क्या होता है, लैंड को हम सिर्फ और सिर्फ एक एरिया से, कि ये एरिया है कल्टीवेशन के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, उससे रिप्रेजेंट नहीं करते। लैंड में बहुत सारी चीज़ें आती है, हमारा पूरा क्लाइमेट, हमारे सारे मिनरल्स, हमारे जितना भी वाटर है वो सारा पोर्शन हम किस में काउंट करते हैं, लैंड में काउंट करते हैं, इकोनॉमी की भाषा में। और हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास लैंड है ना वो फिक्स्ड है, लैंड की सप्लाई फिक्स्ड है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं लेबर की। लेबर को किससे डिनोट करते हैं, मतलब मेंटल और मैनुअल काम, ह्यूमन एफर्ट जो लग रहा है, ह्यूमन की जो स्किल्स लग रही हैं, मेंटल एक्टिविटी एंड मैनुअल काम जो कर रहे हैं, वो उसको हम बोल देते हैं लेबर। ठीक है, अब लेबर में हम एनिमल्स को, मशीन्स को कंसिडर नहीं करते, ओनली ह्यूमन एफर्ट्स को हम मानते हैं कि वो लेबर है। ठीक है, अब साइज़ की बात करूँ, साइज़ ऑफ लेबर, तो साइज़ ऑफ लेबर दो तरह की होती है, एम्प्लॉयड लेबर एंड अनएम्प्लॉयड लेबर। साइज ऑफ लेबर का मतलब है यहाँ पे कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं, कितने ऐसे पर्सन हैं जो एबल हैं एंड विलिंग है वर्क करने के लिए, काम को करने के लिए एबल हैं, तो उसी को हम बोलते हैं साइज ऑफ लेबर। उसी साइज ऑफ लेबर को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एम्प्लॉयड जिनको काम मिल गया, अनएम्प्लॉयड जिनको काम नहीं मिला। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफिशियंसी ऑफ लेबर, मतलब कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारे लेबर की इफिशियंसी को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब आप खुद ही सोचो, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी न्यू इक्विपमेंट आ रहे हैं, उसके बारे में ट्रेन करना, उन्हें एजुकेट करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाना, काम के बारे में बताना कि काम कैसे होता है। एजुकेशन ही उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ा सकती है। उनकी इफ़िशियंसी कब बढ़ेगी, लेबर अच्छे से काम कब करेगा, मोर इफ़िशियंट हो गया, जब उसके पास प्रॉपर एजुकेशन हो और ट्रेनिंग हो, उसके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, पूरी तरह से एजुकेट होना चाहिए। दूसरा, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स मतलब जैसे कि कैसे टीम वर्क में काम करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। और टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, तो भी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी लेबर की। नेक्स्ट पॉइंट है, उसकी हेल्थ भी तो सही होनी चाहिए। अगर वो हेल्दी ही नहीं है पूरी तरह से, तो वो काम कर पाएगा, इफ़िशियंसी बढ़ा पाएगा अपनी, नहीं बढ़ा पाएगा। तो उसकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। क्लाइमेट कंडीशन मतलब कि उसके आसपास का वातावरण, माहौल, क्लाइमेट, ये सब भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मतलब वर्कर्स एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसा क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक अंधेरे कमरे में, जहाँ पे डिम लाइट के साथ हम बहुत मेहनत वाला काम करवा रहे हैं, कंप्यूटर चलवा रहे हैं, जिससे क्या होगा, आंखों पर जोर पड़ेगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपनी कैपिटल की। अब देखो, कैपिटल में अगर हम पैसे की बात करें और फाइनेंस की बात करें ना, तो ये एक इनडायरेक्ट फैक्टर है। हम क्या करते हैं, पैसों से मशीनरी खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, फिर वो हमारे प्रोडक्शन में काम में आते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें होती है, ये मैन मेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन में काम आते हैं। हम मशीनरी का यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, फिनिश्ड गुड तक पहुंचाने के लिए हमें मशीनरी तो चाहिए ही ना।
तो यही होती है कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होती है फिजिकल कैपिटल और दूसरी होती है ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब क्या, हमारी जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे कि हमारी मशीनरी हो गया, हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, हमारी बिल्डिंग हो गई, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, हमारे व्हीकल हो गए, इन सारी चीज़ों को हम फिजिकल कैपिटल में काउंट करते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ह्यूमन कैपिटल की, तो ह्यूमन कैपिटल क्या हो सकती है, उसकी एजुकेशन के भी पैसे हैं, पता है आपको, वो कितना एफर्ट्स लगा रहा है, कितना एक्सपीरियंस लगा रहा है, कितना स्किल सेट माइंड सेट लगा रहा है, उसके हिसाब से ही तो हम उसको सैलरी देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप क्या, वो पर्सन जो कि प्रोड्यूस करता है न्यू प्रोडक्ट को, फाइनेंस को अरेंज करता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, रिस्क लेता है, इनोवेटिव होता है और अपना एक बिजनेस खोलता है और फिर कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में। तो ऐसा पर्सन भी तो चाहिए। ठीक है, तो ये सारे किस में यूज़ होते हैं, हमारे प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। ये सारे किसके फैक्टर थे, प्रोडक्शन के फैक्टर्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेप्शन बताने हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ यूज़ नहीं होता, ऐसे एक्सेप्शन बताने हैं। सब्स्टिट्यूशन इनकम एंड इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट भी बताना है। ठीक है, तो हमारा डिमांड का लॉ सिर्फ इतनी सी बात कहता है, जैसे कि प्राइस बढ़ते हैं वैसे ही डिमांड कम हो जाती है, और जैसे ही प्राइस कम होते हैं वैसे ही डिमांड बढ़ जाती है। यही है ना लॉ। तो अब ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर ये लॉ इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसे कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड यूज़ नहीं होता। चलिए बात करते हैं। ठीक है, आप बस इस लॉ को दिमाग में भर लो, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट रही है, इनके बीच लड़ाई होती है, नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ने से एक कम होता है, एक घटने से एक बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो एक्सेप्शनल केस है वो कौन कौन से है। सबसे पहला जो गुड है वो है गिफन गुड। गिफन गुड कौन से गुड्स होते हैं, ऐसे गुड जिनको किसने दिया था, रॉबर्ट गिफन ने दिया था। रॉबर्ट गिफन कहते थे कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड भी बढ़ती है। हमारा तो लॉ नहीं कहता ना, ये लॉ तो कुछ और ही कहता है। लॉ कहता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है। अब एग्जांपल की बात करती हूँ, गिफन गुड वो गुड्स होते हैं जिनके प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है, जिसको देने वाले कौन थे, रॉबर्ट गिफन थे। अब देखो यहाँ पे जो ब्रिटिशर थे पहले, वो ब्रेड का कंजप्शन करते थे, साथ ही में वो मीट का भी कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी के पास समझ लो, इसी के पास अब 15 रुपये हैं। ठीक है, 15 रुपये हैं, क्लियर करती हूँ। अब इनके पास है 15 रुपये, इसके पास 15 रुपये थे। ये क्या कर रही थी, 5 रुपये की ब्रेड खा रही थी और 10 रुपये की मीट खा रही थी। 10 रुपये की मीट, 5 रुपये की ब्रेड। लेकिन क्या हुआ कि प्राइस बढ़ जाता है ब्रेड का, ब्रेड हो गई अब 10 रुपये की, तो अब 5 रुपये में तो मीट आएगा नहीं। तो इसने क्या कर दिया, मीट के कंजप्शन को काट दिया, कंजप्शन, मीट का कंजप्शन इसने ख़त्म कर दिया। और इसके पास 15 रुपये थे, तो अपनी इनकम लेके ये कहाँ पहुँच गई, ब्रेड के पास पहुँच गई, क्योंकि ब्रेड इसकी नेसेसिटी है, इसका पेट भरने का साधन है। मीट तो सिर्फ हाँ आनंद है इसके लिए। ठीक है, तो अब इसका कंजप्शन मीट पे से कट गया और ब्रेड पे आ गया, ब्रेड पर आ गया, क्योंकि 15 रुपये थे। अब ये या तो ये 10 की ब्रेड खा सकती थी या फिर मीट खा सकती थी, तो इसने ब्रेड को चुना। तो जैसे ही ब्रेड का प्राइस बढ़ा उसकी डिमांड भी बढ़ गई, क्योंकि ये क्या था, टिफिन गुड था। ऐसे गुड जिनकी प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट की बात करूँ, कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं, वेबलन गुड्स, जो क्या दिखाते हैं, हमारी ऊंची औकात, हमारा स्टेटस, प्रेस्टाइज गुड्स, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड अगर महंगा नहीं होगा ना तो कोई इसे पूछेगा भी नहीं। आज जो लोग कहते रहते हैं ना, गोल्ड गोल्ड, हाई गोल्ड, हाई गोल्ड, हाई गोल्ड, वो सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए उसको इतनी वैल्यू दी जाती है। अगर गोल्ड के प्राइस कम हो जाते ना तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये सिर्फ इसलिए ही हाई है, ये कुछ ऐसे स्टेटस वाले गुड्स हैं जो क्या बताते हैं, स्टेटस बताते हैं, लग्जीरियस गुड्स हैं ये। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट की बात करूँ, फियर ऑफ शॉर्टेज। अभी बीच में क्या हुआ था, प्याज भर ली थी सबने, नमक भर लिए थे कि पता है अब से नहीं मिलने वाला मार्केट में। अभी कुछ टाइम पहले हुआ था ना, नमक भर लो, नमक नमक का मिलेगा नहीं, परसों से मिलेगा नहीं नमक। तो लोगों ने क्या किया था, जल्दी जल्दी क्या किया, प्राइस दुकानदारों ने बढ़ा दिया नमक के, लेकिन फिर भी वो जाके उसकी प्राइस
उसको खरीद के ले आके अपने घर में भर लिए। जैसे ही हमें पता होता है कि शॉर्टेज होने वाली है किसी भी चीज़ की, तो भले ही उसके प्राइस क्यों ना बढ़ जाए, हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ गुड्स, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी गुड्स हैं, जैसे कि व्हीट, सॉल्ट, राइस, मेडिसिन्स। अब दवाइयाँ कितनी भी महंगी हो गई थी, अब महंगी होने के बावजूद भी हमें तो चाहिए ना, हमारी तो नेसेसिटी है, हम उसकी दवाई से ही ज़िंदा रह रहे हैं। तो ऐसे केस में भले ही इसके प्राइस बढ़ जाएँ, डिमांड भी बढ़ती है। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस होता है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का मतलब जब एक प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जैसे कि कोका कोला थी, कोका कोला के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए, तो लोग क्या कर गए, पेप्सी की तरफ खिसक गए। पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया उन्होंने प्रोडक्ट को। जब एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ गई, क्योंकि उसकी डिमांड घट गई, क्योंकि उसके प्राइस बढ़ गए थे। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। अब बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट का मतलब किसी भी पर्सन की जब इनकम कम होती है तो वो अपनी डिमांड को भी कम कर देता है। यही बोलता है इनकम इफ़ेक्ट की चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू उसकी इनकम की वजह से जो डिमांड में चेंज आ रहा है, उसको ही हमने इनकम इफेक्ट बोलना है। अब बात करते हैं ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली क्या होता है। अभी तक हमने मोनोपोली पढ़ा था। मोनोपोली कौन सी मार्केट सिचुएशन थी, जहाँ पे सिंगल सेलर होता है। फिर हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ओलिगोपोली क्या होता है। तो ओलिगोपोली ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पर स्मॉल नंबर्स ऑफ बायर हैं, मतलब कि इतने बड़े मार्केट में सिर्फ स्मॉल नंबर्स ऑफ बायर्स हैं। ठीक है, सिर्फ 3, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देती हूँ। इसका एग्जाम्पल है टेलीकॉम इंडस्ट्री। अभी तक आपने बहुत सारी सिम्स देखी हैं, बहुत सारी सिम नहीं देखी होंगी आपने, सिर्फ एयरटेल की देखी होगी, वोडाफोन की, आइडिया की, जियो की। यही कुछ सिम है, इसमें कुछ ही सेलर्स हैं, सेल करने वाले कुछ ही सेलर्स हैं। और ये कैसे प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, ये इनके प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफ्रेंशिएट भी हो सकते हैं। इसमें सिर्फ कुछ ही फर्म्स होती हैं। ये स्मॉल नंबर ऑफ फर्म को इंडिकेट करता है, शो करता है, ऑपरेट करता है। तो ऐसी ओलिगोपोली मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसमें क्या है, कुछ ही फर्म्स हैं, कुछ ओनली फ्यू फर्म्स हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट के साथ और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट दोनों के साथ डील कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री लिखा ही है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्मॉल नंबर्स ऑफ फर्म है, ये बहुत मात्रा में ना कम है। ठीक है, ये आपस में इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ता या घटता है, एक का प्राइस बढ़ता या घटता है, तो दूसरी फर्म पे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। अब जैसे कि जियो ने अपना सपोज करना, जियो ने अपना इतना प्राइस बढ़ा दिया, तो अब लोग कहाँ खिसक गए, वोडाफोन पे खिसक गए। तो किसी के एक के प्राइस बढ़ने से एक का इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो आपस में ये इंटरडिपेंडेंस होते हैं। इनके बीच में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब कि ये प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं करते, ये बल्कि अपनी बहुत सारे इंसेंटिव्स देकर, ऑफर देकर, एडवर्टीजमेंट देकर भी कंपटीशन कर लेते हैं। क्योंकि अगर प्राइस में हल्का हल्का चेंज करेंगे ना, तो बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। ठीक है, इनके बीच में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब कि प्राइस को लेके ये ज़्यादा समझदार होते हैं, प्राइस को लेके ज़्यादा कंपटीशन नहीं करते, बल्कि और दूसरी तरह से टारगेट करते हैं, दूसरी तरह से कंपटीशन कर रहे होते हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट कर दी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सेल्स प्रमोशन कर दिए, इंसेंटिव्स दे दिए लोगों को। तो इस तरीके से ये कंपटीशन करते हैं, ना कि प्राइस को लेकर। इनमें घुसना, इस ऐसी फर्म्स में ओलिगोपोली मार्केट में कदम रखना ना बैरियर्स होता है। इनकी जो एंट्री होती है, बहुत सारे लाइसेंस लो। अब आप खुद सोचो, आप देख रहे हो अंबानी इतना अमीर है, तो क्या आप सिम का बिजनेस खोल लोगे? नहीं ना। यहाँ पे जाने के लिए बैरियर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लाइसेंस, बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये सब चीज़ें। तो इसमें बैरियर्स है, काफ़ी मुश्किल काम है ये। और इनके प्रोडक्ट कैसे होते हैं, इनके प्रोडक्ट होमोजीनियस भी होते हैं और इनके प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट भी होते हैं। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो ऐसी मार्केट, ऐसी ओलिगोपोली मार्केट जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपोली बोलते हैं। ऐसी मार्केट जो डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रही है, तो उसको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट। ये परफेक्ट नहीं है, ये अलग अलग प्रोडक्ट बेचती है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोलेसिव ओलिगोपोली। कोलेसिव ओलिगोपोली का मतलब है जहाँ पर जो फर्म्स हैं ना, जो स्मॉल नंबर्स ऑफ फर्म हैं, वो फ्यू फर्म्स आपस में कॉर्पोरेट के चल रही हैं। कि जैसे होता है ना, रिक्शे वाले बोलते हैं कि तू भी मत उसे प्राइस बताइयो,
₹5 में मत बिठाइए, मैं भी नहीं बिठाऊंगा, तू भी मत बिठाइए, तू भी मत बिठाइए, ऐसे करके आपस में कॉर्पोरेट जब कर लेते हैं ना, तो ऐसी ओलिगोपोली को हम कोऑपरेटिव या फिर कोलेसिव ओलिगोपोली बोलते हैं। वहीं पर नॉन कोलेसिव क्या हो जाती है, उसकी उल्टी हो जाती है, जहाँ पर प्राइस को लेकर कंपटीशन होता है और जहाँ पर वो आप एक दूसरे से कोऑपरेट करके नहीं चलते हैं। तो ऐसी ओलिगोपोली को हम नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली बोलते हैं। ठीक है, ये थे उसके टाइप्स। अब बात करते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? तो देखो, इलास्टिसिटी आपने भी देखा होगा आपने कि एक रबड़ को जब हम खींच देते हैं तो उसके साइज में, उसकी शेप में चेंज आ जाता है। ठीक है, यही होता है ना। तो देखो, अभी तक जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, हमने उसमें बात करी थी कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, वहीं पर अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कम होता है। यही तो होता है ना। पर हमने ये नहीं पढ़ा था कि कितना होता है। क्या 8 प्राइस बढ़ने से 2 डिमांड बढ़ती है या 4 प्राइस बढ़ने से 1 डिमांड बढ़ती है? हमने ये सब नहीं पढ़ा था उसमें। हमने सिर्फ इतना पढ़ा था, बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी हमें बताती है कितना बढ़ती है और कितना घटती है। अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से डिमांड में कितना चेंज हुआ है। वही कॉन्सेप्ट क्या बताता है, वो बताता है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हमें ये चीज़ें क्लियर कर देता है कि आखिर कितना, कितने का आंसर दे देता है। तो इलास्टिसिटी को हमने 3 टाइप्स में बांटा है। ठीक है, एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होती है इनकम इलास्टिसिटी, एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हुआ है, इसका पता लगाना प्राइस इलास्टिसिटी कहलाता है। वहीं पर मैं बात करूँ इनकम इलास्टिसिटी की। इनकम इलास्टिसिटी मतलब कंज्यूमर के इनकम के घटने या बढ़ने से डिमांड में कितना चेंज आया है, उसका पता लगाना क्या कहलाता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। वहीं पे मैं बात करूँ क्रॉस इलास्टिसिटी की। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर हमने, जैसे कि जो आपस में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे कि बोर्ड एंड चॉक। ठीक है, बोर्ड के प्राइस बढ़ा दिए, बोर्ड की डिमांड बढ़ा दी, तो इससे चॉक की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे प्रोडक्ट का जब इस डिमांड बढ़ती और घटती है ना, कि हमने बोर्ड का प्राइस बढ़ा दिया तो चॉक की डिमांड कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, इन सब के बारे में पता किस में लगाते हैं हम? क्रॉस इलास्टिसिटी में लगाते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं। इसका सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट है। इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखो, यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, ना प्राइस की, ना इनकम की, ना क्रॉस की। देखो, अब ये जो फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि डिमांड में कितना % चेंज आ रहा है, डिमांड में कितना % चेंज आ रहा है जब उससे रिलेटेड फैक्टर अफेक्ट हो रहे हैं। फैक्टर मतलब ये वाले, प्राइस, इनकम, क्रॉस। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस लिख देंगे तो वो प्राइस इलास्टिसिटी बन जाएगा। प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, फॉर्मूला तीनों में सेम रहने वाला है, नीचे जो फैक्टर होगा वो बदल जाएगा। कभी यहाँ पे प्राइस आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इनकम इलास्टिसिटी में इनकम आ जाएगी, क्रॉस इलास्टिसिटी में क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाएगी। तो देखो, ये बोलता है कि कितना % चेंज हुआ है प्राइस में और उसके हिसाब से कितना % चेंज हुआ है डिमांड में। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में कॉफ़ी बेचता था, पहले आता था 80 रुपये का पर कप और डिमांड उसकी थी 100 कप की। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वहीं पर अब आने लगा 100 रुपये कप और वहीं पर डिमांड हो गई 70 कप की। ठीक है, तो जो भी चेंज आ रहा है डिमांड में उसको पहले हम माइनस करेंगे। ठीक है, पहले डिमांड होती थी 100, अब हो रही है 70, तो हमारी डिमांड निकल जाएगी। कितनी निकल गई हमारी डिमांड? फिर हमारा चेंज इन डिमांड निकल जाएगा, फिर ऐसे ही हम चेंज इन प्राइस निकल लेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेंगे। फिर ऐसे ही निकलेगी इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी में अभी मैंने ऊपर बताया कि आखिर कितना चेंज आ रहा है इनकम में, जिसके हिसाब से हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या मेजर करती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कंज्यूमर की इनकम के बदलने या ना बदलने से डिमांड में कितना चेंज बदलता है और नहीं बदलता है, यही बताती है। क्रॉस में बात करूँ, क्रॉस में वही कि अगर एक प्रोडक्ट है ए, एक प्रोडक्ट ए है, उसकी डिमांड में कितना % चेंज आ रहा है जब प्रोडक्ट बी के प्राइस बढ़ रहे हैं।
अगर सपोज कि बोर्ड के प्राइस बढ़ गए तो उसकी वजह से प्राइस ये मतलब चौक की डिमांड में कितना अंतर आएगा, तो ये बताती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं हमारे सप्लाई की। सप्लाई किसे कहते हैं, उस सप्लाई एंड स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, वो हम बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे डिमांड का लॉ था ना, वैसे ही सप्लाई का भी लॉ है। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई भी रिलेशनशिप को बताता है। जैसे कि डिमांड के साथ रिलेशनशिप बता रहा था ना प्राइस के साथ, तो प्राइस जो है ना, प्राइस है धोखेबाज। प्राइस क्या है, धोखेबाज। ये डिमांड के साथ भी था और अब सप्लाई के साथ भी आ चुका है। तो डिमांड के साथ जो इसके रिश्ते थे, जो इसके रिलेशनशिप थे, वो नेगेटिव थे, इन्वर्स थे। लेकिन सप्लाई के साथ इसके जो रिश्ते हैं ना, वो पॉजिटिव है। ये सप्लाई की सारी बातें मान जाती है। ये बोलती है कि अगर प्राइस बढ़ता है, ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है हमें, ये बताता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे जो सेलर होगा वो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। अब सप्लायर जो होता है, ठीक है, और जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे सप्लाई भी घट जाएगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिश्ता बता रहे हैं दोनों के बीच में। दोनों के बढ़ने से दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं और दोनों के घटने से दोनों चीज़ें घट रही हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जब ये लॉ ऑफ सप्लाई चल रहा होता है, रिलेशनशिप को बता रहा होता है, यहाँ पे जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आना, गवर्नमेंट की कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज़ के लॉ बना देना, या फिर इनकम का ऊपर नीचे हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती हैं। जैसे कि उसमें हमने अपने बच्चों को चुप कराया था ना, सोफे पे बैठ जाओ, इसमें भी ऐसा ही होता है। अब देखो ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता इसलिए है, प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई इसलिए बढ़ाता है प्राइस के साथ। देखो पहले क्या थे, वो 50 प्रोडक्ट सेल कर रहा था 10 रुपये के प्राइस से, 50 × 10 मतलब उसे 500 रुपये का फ़ायदा हो रहा था। अब जैसे ही उसने, प्रोडक्ट तो वही थे 50 ही थे, लेकिन प्राइस अब बढ़ गया, प्राइस 20 हो गया, तो अब जो उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो 1000 बिक रहे हैं। अब हमें पता लग रहा है कि उसे दुगना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट उतने ही बेच रहा है, अभी भी सप्लाई वो उतनी ही दे रहा है, लेकिन प्राइस बढ़ चुके हैं। तो वो दिमाग लगाता है और प्रोड्यूसर सोचता है, दिमाग लगा के ये सोचेगा, अगर प्राइस 20 बढ़ गए तो क्यों ना मैं भी अपने सप्लाई को ज़्यादा कर दूं। इसने 50 की जगह 100 कर दिया, 100 करने से इसको और दुगना प्रॉफिट होगा। इसलिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लायर क्या कर देता है, अपनी और सप्लाई मार्केट में छोड़ देता है, क्योंकि इसे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आए हाय मज़ा आ जाएगा, मैं हूँ लालची। तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि इस वाले केस में हुआ कि 20 रुपए के हिसाब से उसने अपनी सप्लाई 50 से 100 कर दी। अब बात करते हैं इसकी अंजप्शन की। अंजप्शन क्या होते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई के। हमें ये मान के चलना होता है लॉ ऑफ सप्लाई तभी एप्लीकेबल होगा जब अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी। सेट्रिस पेरिबिस का मतलब यही होता है कि हमने अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आने वाला। चाहिए टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो सप्लाई बदल सकती है। सप्लाई कैसे बदलेगी, अब देखो टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्शन कर पाएगा, तो ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाएगा फिर वो। ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, लैंड, लेबर, मशीन, इन सब के चीज़ों में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इनके चेंज आता है, इनका प्राइस बढ़ता है, तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। गोल ऑफ प्रोड्यूसर रिमेन द सेम। जो गोल होता है ना प्रोड्यूसर का, हमेशा सेम रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अगर गोल बदल गया और उसने सोचने लगा लोगों का भला करते हैं, ठीक है, डोनेशन वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ऐसे में ये प्राइस एंड सप्लाई का जो नियम है वो काम नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। ऐसे ही टैक्सेशन लॉ भी कांस्टेंट रहने चाहिए। ये सारी अंजप्शन के बेसिस पे लॉ ऑफ सप्लाई चलता है। अब बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल की। अब बात करते हैं सप्लाई कर्व की। जैसे कि डिमांड शेड्यूल होता था टेबल की फॉर्म में शो करना रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, वैसे ही सप्लाई शेड्यूल भी होता है। जब हम इन दोनों के रिलेशनशिप को किस में शो करते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी को टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो उसे सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। अगर उसे कर्व की फॉर्म में शो करते हैं तो उसे सप्लाई कर्व बोलते हैं। अब देखो प्राइस 1 था तो वो 10 सप्लाई दे रहा था, ठीक है, प्राइस 2 हुआ तो वो 20 सप्लाई देने लग गया, प्राइस 3 हुआ तो वो 30 सप्लाई देने लग गया। तो इसका जो स्लोप बनता है ना, कर्व बनता है, जो इसका स्लोप बनता है वो किसकी तरफ होता है, अपवर्ड की तरफ होता है।
डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कि आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहला तो प्राइस ही हो गया। प्राइस, जो भी हमारे पास गिवन कमोडिटी है उसका प्राइस अगर बढ़ता है तो हमारी सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ने से क्या करते हैं, एक प्रोड्यूसर सप्लायर क्या करता है, सप्लाई को भी बढ़ा देता है। तो सप्लायर क्या करता है, सप्लाई को भी बढ़ा देता है। तो पहला तो प्राइस ही हमारी सप्लाई को डिटरमाइन कर रहा है। दूसरा कि अगर हमारे पास दो तरह के गुड्स थे, हम एक गुड्स और दूसरा गुड, हमने देखा ये वाला जो एक गुड है ना, इसको बेचने से ज़्यादा फायदा हो रहा है, और जब हमने इस गुड को बनाना स्टार्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा बेचना स्टार्ट किया, जो हमारा मेन गुड था ना उसका सप्लाई कम हो जाएगी। तो हमारे प्रोडक्शन बढ़ने से, दूसरे गुड के प्रोडक्शन बढ़ने से हमने एक अपने जो मेन गुड था उसकी सप्लाई कम कर दी। तो एक का प्रोडक्शन बढ़ने से इसकी सप्लाई तो बढ़ी लेकिन इसकी कम हो गई। ठीक है। तीसरा है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारा अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे कि लैंड का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, और ऐसे ही जो बना रहा है वो ह्यूमन की जो सैलरीज वगैरह है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतने सारे महंगे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तो नहीं करेंगे, फिर हम कम करेंगे, क्योंकि कॉस्ट क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। कॉस्ट के ज़्यादा आने से हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, हमारा खर्चा बहुत हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, फिर हम कम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो जब हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ता है, इसका मतलब हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, और हमने क्या कर दिया, फिर उसको सप्लाई को कम कर दिया। तो ये भी बताता है सप्लाई कैसे होती है निर्धारित। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, और ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब होता है ज़्यादा प्रॉफिट, और ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब होता है ज़्यादा सप्लाई। ठीक है। ऐसी बात करो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, जब उसने टैक्सेशन कर दिया, बहुत ज़्यादा हाई टैक्स है किसी भी चीज़ पे, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सप्लाई को कम कर देंगे, सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर वो हमें सब्सिडीज़ दे रही है तो हम क्या करेंगे, अगर वो हमें सब्सिडीज़ दे रही है तो हम उस सप्लाई को ज़्यादा कर देंगे। तो ये तो कुछ पॉइंट्स जो किसको बता रहे हैं, हमारी सप्लाई को डिटरमाइन कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी क्या होती है कि कितना चेंज आ रहा है, आखिर कितना, नंबर्स की फॉर्म में बताओ कितना चेंज आ रहा है सप्लाई के अंदर। लॉ ऑफ सप्लाई ने तो कह दिया कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, लेकिन प्राइस बढ़ने से आखिर बढ़ती कितनी सप्लाई है, कितनी कितनी, तो उसी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी डिमांड की तरह सेम होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस। कितना प्राइस में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है, इसी से निकल जाती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100 अपॉन डेल्टा पी और प्राइस इंटू में 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।